बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशारत ना और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, आज बहुत सी अच्छी खबरें हैं। खुशखबरियाँ कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सिफारतकारी के चर्चे पूरी दुनिया में है। और पाकिस्तान की सिफारतकारी जो है अपने 70 से 80 साल तारीख में अपने उरूज पर है, ये कहा जाए तो भी ठीक है। और क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली तस्दीक कर दी है कि वो मुमकिना तौर पे फाइनल राउंड के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। जनाब, बिल्कुल जी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिना अमन मुआहदे, इजराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी के हवाले से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अहम सिफारती किरदार को सराहते हैं और अगर ये मुआहदा तय पा जाता है तो फिर मैं खुद भी पाकिस्तान आऊँगा। और मीडिया से गुफ्तगू में इजराइल और लेबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी का भी ऐलान किया है। और ईरान के साथ हम अगर बात करें अमन मुआहदे की, तो इस पर बातचीत की जा रही है। इस पर हम देख रहे हैं कि अभी आर्मी चीफ जो है वो ईरान में मौजूद थे और हम देख रहे थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो भी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे थे। सबको एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही थी और यही सिफारती कामयाबी जो है इस वक्त पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने ये किरदार अदा किया, कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल। और एक बड़ी पेशरफ जिसका अभी आपने भी तस्करा किया है कि लेबनान और इजराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी हो गई है, क्योंकि ये वो मामला था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। ईरान की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से रिएक्शन आ रहा था कि ये मजालिम जब तक चलते रहेंगे तब तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तो उन्होंने इस वक्त ये कहा है कि ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक ख्याल है पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तरफ से भी कहा गया और कहा गया कि अगर ईरान से डील हो गई तो मुआहिदे पर दस्तखत करने पाकिस्तान जा सकता है। और ये मौका डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर हाथ से जाने देंगे? ये एक ऐसा मौका है जिनसे उनके सारे, जिसको पाप कहा जाए, जिसकी वजह से सारे लोग उनसे नाराज हैं, वो उनसे खुश हो सकते हैं, उनसे कम से कम राजी हो सकते हैं। बिल्कुल जी। तो हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, हिलमी अमूर और रियर एडमिरल हैं रिटायर्ड नवीद रजवी साहब भी, सीनियर तजियाकार। वेलकम टू शो कहेंगे आप दोनों मेहमानों को। सबसे पहले डॉक्टर शाजिया साहिबा, आपकी जानिब आती हूँ। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, सालिसी का पहला दौर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल हम एज पर पहुँच चुके थे और मुआहिदा ऑलमोस्ट होने वाला था, लेकिन उसके बाद जो है फिर एक कॉल आती है और मुज़ाकरात सबुताज़ हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम इस बार कितनी तवक्को रखें, कितना पुरुमीद रहें कि कोई और जो शरपसंद अनासर हैं वो इस बार कोई शरारत नहीं करेंगे, इस बार कामयाबी के साथ इन मुज़ाकरात को जो है वो हम पाए तकमील तक पहुँचा पाएंगे? जी, के किरदार जो है उस पे तो जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी, तो पाकिस्तान का किरदार जो है उस पे तो हमें अब नज़र ना लग जाए, कोई सदका वदका उतारते रहना चाहिए। हमारी कोशिशें जो हैं वो रंग ला रही हैं और जितनी हम मेहनत कर रहे हैं बिहाइंड द डोर, वो ज़ाहिर है वो मटीरियलाइज़ होंगी, वो मैनिफेस्ट होंगी, वो सबके सामने आएँगी। लेकिन बेशक सुबह-सुबह है, लेकिन सुबह-सुबह भी रियलिटी चेक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो भी साथ-साथ चलते जाते हैं कि मुज़ाकरात जो होते हैं वो कभी भी 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में इस तरह से नहीं तय पाते हैं। जो मुआहिदे तय पाते हैं बाज़ औक़ात उनमें साल भी लग जाते हैं। तो हम पहले मुज़ाकरात में तवक्को ये कर रहे थे कि दोनों जो पार्टीज़ हैं वो एक पेज पे अपने कुछ जो है वो पॉइंट सामने रख कर कोई आगे की राह हमवार कर लेंगी। तो उसका नतीजा भी यही निकला कि आगे की राह हमवार हुई। दोनों पार्टीज़ जब उठी तो ये कह के नहीं उठी थी कि हम दोबारा मिलना नहीं चाहते या एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन अब अगले जो मुज़ाकरात होंगे उससे भी हमारी होप्स यही होनी चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो स्मूथ होके आगे चलेंगी। जो मुआहिदों की शक्ल जब किसी चीज़ ने इख्तियार करनी होती है तो उसमें बहुत सी क्लॉज़ेज़ होती हैं, बहुत टाइम लगता है और एक-एक पॉइंट्स पे फिर डिफरेंट रेलेवेंट टीम्स बैठ के उसको डिस्कस करती हैं। इकोनॉमी के मैटर्स जो हैं, इकोनॉमी की टीम्स होती हैं, सिक्योरिटी की टीम्स होती हैं। तो फ़िलहाल ट्रंप आने का इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रूर आए, हमें बड़ी खुशी होगी उनके आने की। लेकिन वो मुआहिदा जो है वो ऐसा ही होगा कि मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ इशारा दे दिया जाएगा, लेकिन दोनों पार्टीज़ के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनको हल करने में टाइम लगेगा। तो रियलिस्टिकली उनको अगर हमने सॉलिड ग्राउंड्स पे हल करना है तो उसमें वक़्त दरकार होगा। तो हम जिस तरह हमारा मीडिया और हम सब जो हैं एक रियलिस्ट अप्रोच के साथ पहले भी चल रहे हैं। हमें अपने हमसायों की तरह, बंदरों की तरह नाचने की आदत नहीं है, ना हम बॉलीवुड को मीडिया के साथ मिक्स करते हैं। तो हम बहुत आप लोगों का ख़ास तौर पे आप लोग बड़े मैच्योर तरीके से तो हम
अपने नाज़रीन को ये साथ-साथ बताते जाते हैं कि दूसरा मुज़ाकरात का दौर होना ही होना है, जी उसका टाइम फ्रेम जो भी हो, और उसमें भी हमारी होप सिर्फ़ ये होंगी कि दोनों पार्टीज़ अपनी जो आपस की दूरियां हैं उसको और जो है वो ख़त्म करते हुए दुरुस्त अपने मज़ीद करीब इख्तिलाफ़ात आएँगे। को ख़त्म करें। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने भी कहा कि एक ही दौर में मुमकिन नहीं है कि इतने सालों के, इतने दहाइयों के इख्तिलाफात दूर हो पाएं, लेकिन जिस तेज़ी से पेशरफ्त हुई है, बर्फ़ पिघली है, पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, पाकिस्तान का किरदार, इस पर आपकी मैं राय जानना चाहूँगा। रिजवी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। रिजवी साहब, वो वॉर जोन जहाँ पे पिछले 48 दिनों में किसी और सिपह सलार तो क्या किसी और गैर मुल्की शख्सियत ने जाने की कोशिश नहीं की, या यूँ कह लीजिए कि जरूरत नहीं की, वॉर जोन में कोई क्यों कर जाएगा, अपनी जान को रिस्क में डालेगा। हमारे फील्ड मार्शल सिपह सलार पहुँचते हैं वहाँ पर, और वो उनकी लीडरशिप जिन्हें ढूंढा जा रहा था, जिनकी पिन लोकेशंस तलाश की जा रही थी, उनका इस्तकबाल करते हैं। फिर वो जादू की जप्पी, जिसको बड़ा डिस्कस भी किया जा रहा है, हमारे फील्ड मार्शल का जो टायर है, जो यूनिफॉर्म, उनकी रेडीनेस शो करता है। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, और ये जो इस वक्त टाइमिंग है, इस टाइमिंग में वहाँ पर जाना, तमाम शख्सियात से मिलना, ये समझा जाए कि काफ़ी हद तक ईरान भी एग्री कर चुका है, चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं, और अब सिर्फ एक दुनिया को बताने के लिए अमली तौर पे मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आप टर्म्स यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल में बहुत ही कामयाबी का दिन है और बहुत मुबारकबाद का दिन है। हमें बहुत अच्छी खबरें हैं आज हमारे पास। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये देखिए, टाइम एंड स्पेस में चीज़ें होती हैं, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी प्रेशर्स हैं, जिसकी वजह से आप ये थोड़ी तब्दीली देख रहे हैं ट्रंप के रवैये में, और वो अब लग रहा है तो कि इसको जल्दी रोल अप करना चाहते हैं। उसमें जो निटी ग्रिटीज़ हैं और जो टेक्निकलिटीज़ हैं, वो ऑफ कोर्स दे विल टेक टाइम, एंड उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे जो उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन अगर बुनियादी फैसला हो जाता है, विच इज़ के जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ खुल जाती है फॉर नॉर्मल ट्रैफिक, तो ये दो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें था कि इंक्लूसिव ऑफ लेबनान, और लेबनान में भी जंग बंदी हो जाती है, तो ये मेरे ख्याल में वो स्टिकिंग पॉइंट्स थे। अच्छा, न्यूक्लियर के ऊपर अगर उनका अभी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है कि कितने पीरियड में करेंगे, कब हैंडओवर होगा, तो ये वो बात है जो जैसे वो मेरे ख्याल में जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स बाद में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रिजवी साहब, क्या ईरान इसके लिए एग्री हो गया है कि वो अपनी अफजुदा यूरेनियम जो है वो हैंडओवर करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये तो किसी भी मुल्क की सालमियत को ललकारना है कि आप उसको इतनी इजाज़त भी नहीं देते कि वो अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बना सके, या ऐसे हथियार, ऐसे वेपन्स हासिल कर सके, और उसका दुश्मन जिसका इजराइल जैसा हो, जो कि वेपन से भी लेस है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, उसके पास हथियार हर तरह के मौजूद हैं, और फिर उसकी बैक सपोर्ट पे अमेरिका जैसी सुपर पावर है, तो क्या इतना राइट उन्हें नहीं होना चाहिए? और क्या वो इस चीज़ के लिए एग्री हो चुके हैं? नहीं, वो आपकी बात ठीक है। देखिए, जब हम नेगोशिएशंस में जाते हैं ना, तो हम एक मिनिमम पोजीशन देखते हैं, एक उसमें मैक्सिमम देखा जाता है। तो उसमें फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास अच्छा ये है, ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम इसमें कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं। क्या हम इसको टाइम लिंक कर सकते हैं, क्या हम इसको अमाउंट में लिंक कर सकते हैं, तो या पीसफुल पर्पसेस में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो आप अपनी फिर नेगोशिएशन टेबल पर लेकर आते हैं। देखिए, एक तरफ सुपर पावर है, एक तरफ ईरान है। ईरान को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा भी है और जारी भी है, लेकिन ईरान ने बहुत मजबूती से इसका मुकाबला किया है और कंटिन्यू भी कर रहा है। तो आगे ये जो यूरेनियम वाला और न्यूक्लियर वाला एक सिलसिला है, इसके ऊपर अभी तक तो सेटल नहीं हुआ, लेकिन वो किसी हद तक, क्योंकि ये बात जब दोनों तरफ से की गई, तो इसमें जो 2 पॉइंट्स आए थे वो यही था कि अमेरिकन्स दे वांटेड फॉर 20 इयर्स, और ईरान वांट्स इट फ्रॉम 3 to 5 इयर्स। तो अगर ऐसी कोई बात है, तो फिर उस सूरत में मैं वही आपको कह रहा था कि नेगोशिएशंस में फिर यू हैव टू गो टुवर्ड्स कि व्हाट इज द बेस्ट वी कैन गेट आउट ऑफ इट। तो वो शायद इस तरह की कोई सूरत हाल बने।
बिल्कुल। देखिए, और उसके लिए काफ़ी हम देख रहे हैं कि रिजवी साहब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। गुज़श्ता जो 48 घंटे हैं उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई। गो कि डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ऐसे अंदाज़े सियासत है, उनकी तबीयत ऐसी है कि ज़्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल बहुत कुछ बेहतरी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। शाहिद साहब, आपके ख्याल में डॉक्टर साहब ये जो पिछले कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान की सिफारतकारी है, ये क्या जादू हो गया है? क्योंकि उम्मी तौर पे हमारा जो अंदाज़ होता था सिफारतकारी का वो रिएक्टिव होता था, लेकिन ये प्रोएक्टिव जो सिफारतकारी है, ये सारा कुछ अल्लाह ताला का करम तो दिखाई देता है, लेकिन ये कितना ज़बरदस्त हो रहा है हमारे मुस्तकबिल के लिए, आने वाले दिनों के लिए, किस किस लिहाज से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि वाहिद इस्लामाबाद या पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके ऊपर वो रिलाई करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल की तारीफ़ें, वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ें, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, पूरा मिडल ईस्ट हो गया, पूरी दुनिया से तारीफ़ों के फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। तो आपको लगता है कि ये जिस तरह से आपने भी कहा था कि एक आध नशिस्त में हम तवक्को नहीं कर सकते थे कि इतनी जल्दी बर्फ़ पिघल जाए, लेकिन दूसरी ही नशिस्त में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती दिखाई दे रही है और चांसेस बन गए हैं कि ये फाइनल राउंड होगा। तो इसका क्रेडिट पाकिस्तान को ही जाता है? ये सब कुछ कैसे हो गया, चीज़ें कैसे सीधी हो गई, किसको क्रेडिट देंगे आप? क्रेडिट तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान को जाता है, और जहाँ तक हमारी डिप्लोमेसी है वो रिएक्टिव नहीं है। हमारे बहुत सीजन डिप्लोमेट हैं और हमेशा से माजी में भी बहुत रियलिस्टिक तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से वो अपनी डिप्लोमेसी करते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो डिप्लोमेटिक जो इनिशिएटिव्स हैं पावर कॉरिडोर में पहुंचते हैं तो वो उनकी नज़र हो जाते रहे हैं माजी में। पहली दफ़ा हमें ऐसी एक स्टेबल सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिली है जिनकी कोहेजन से और जिनकी जो पॉलिटिकल विल से, जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले और सबसे मुकद्दम जो है वो हमें दिखाई देता है। और वो तमाम फैसले जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हमें मजबूत बना सकते हैं, और हमारे लिए आप एक विजन कर सकते हैं, आप ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन उसको मटीरियलाइज करना और फिर उसकी रियलाइजेशन जो है वो हमें पहली दफ़ा जो है अपने जो है वो अपनी पावर में नज़र आती है, क्योंकि डिसीजंस तो अल्टीमेटली वहीं लेने होते हैं। तो वहाँ बड़ी शिद्दत से हमारी रियलिस्टिक किस्म की जो डिप्लोमेसी है उसका डिविडेंड जो है वो देखा जा रहा है, उसको कमोडिफाई कराया जा रहा है कि जी हमारे दोस्त और पार्टनर्स तो हमेशा से रहे हैं, और हम बहुत ऑनेस्ट तरीके से उनको ये भी बताते रहे हैं कि हमारी क्या रिजर्वेशंस हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं, कितना हम बोझ उठा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो हमारी रिस्पेक्ट हमारी जो फ्रेंड्स और एलाइज में हमेशा से है, लेकिन पहली दफ़ा हमें क़यादत ऐसी मिली है कि जो इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो कमोडिफाई करा रही है और फिर मटेरियलाइज इन अ सेंस कर रही है कि पॉजिटिवली पूरे रीजन के अंदर हम एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, एक आर्किटेक्ट जो है उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। और एक एक बंदे से, क्योंकि हर बंदा हमसे बात करना चाहता है, हर बंदा हमारी बात पे ट्रस्ट करता है, तो हम उनसे फर्दन जाकर उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रीजन की जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है या हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो हमारे आज के डिसीजंस पे मबनी है। आज हमारे फैसले जो हैं वो ये तय करेंगे कि हमारा कल क्या होगा। तो उसमें फिर हम सऊदी अरेबिया में, वो रिसेंटली जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, फील्ड मार्शल ईरान में है, उसके बाद कतर का दौरा है, और फिर आप देखिए तो 2 सालों में जी चाइना का दबाव कितना दिखाई देता है? अगले महीने दौरा है चाइना डोनाल्ड ट्रंप का, और वहाँ पे वो ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं किम जोंग उन से भी मिलने का, और अभी हमने देखा कि कितनी मुखालफत बढ़ चुकी है। उनके इत्तेहादी नेटो फोर्सेस जितने भी हैं, उनके अपने लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदजन हो चुके हैं। वो कहते हैं आप पीस मेकर बनकर आए थे, लेकिन यहाँ पे तो जंगें शुरू करवा रहे हैं। तो ये प्रेशर कितना है? अब वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि वो वाकई में पीस मेकर हैं और चीज़ों को ठीक कर रहे हैं जो ख़राबी हुई है। पीस मेकर तो उनके लिए बनना ठीक है, कहने वाले कह दें, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाएगा। आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज़ाहिर है साबित करता है, उसके लिए तो बहरहाल उनको कोई मुआहदा तो हर सूरत में चाहिए, हमसे भी ये कहलवाने के लिए कि वो पीस मेकर हैं। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। चाइना का विज़िट है, अपने उनके मिड टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन चाइना का प्रेशर हम पे या रीजन पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम तो सबसे मिल बैठकर जो है ना, दरवाज़ों के पीछे क्या हो रहा होता है वो हमें समझ नहीं आ रहा होता। तो उसमें यह है कि पाकिस्तान सबके साथ जो है हम मिलकर जो है एक होलिस्टिक से मंसूबे पे काम कर रहे हैं, जिसमें किसी के लिए भी बहुत कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं होगी, किसी के लिए भी किसी के जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा
उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, जिसमें अब ये यूरेनियम जो है। ये तो बात आप सही कह रही हैं कि हमने तमाम ममालिक के जिस तरह से हम उनके साथ मुशावरत भी कर रहे हैं, उनके साथ जो है वो उन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर और वो सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं कि ये जंग जो है इसको यकीनी जंग बंदी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की तरफ ही देखा जाना ईरान का या अमेरिका का, बहुत पहले जब जंग का आगाज़ हुआ था तब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि पाकिस्तान से बेहतर, आर्मी चीफ से बेहतर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ से बेहतर कोई नहीं बेहतर तरीके से जान सकता ईरान को। तो क्या ईरान के साथ पाकिस्तान के ऊपर इसलिए ज़्यादा रिलाई किया जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान का बड़ा एक इत्तेहादी मुल्क भी है, दोस्त मुल्क भी है और बेहतर तरीके से जानता है, या फिर जिस तरह से सदर प्यूटन के साथ भी वो बात कर रहे थे कि सदर प्यूटन को भी का भी राब्ता हुआ है और सदर प्यूटन शायद किरदार अदा करना चाहते हैं मीडिएशन का, तो शायद उनकी तरफ भी देखा जाए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ही आना और पाकिस्तान का बार बार तस्करा करना, ये किस तरफ इशारा करता है? पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ ही तमाम ममालिक का देखा जाना। वो बात फिर वहीं पे आके बॉयल डाउन होती है कि पाकिस्तान के साथ सबके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ख़ास तौर पे आप इस तरह के काम कर तब सकते हैं, आप पे यकीन कोई भी तब करता है जब आपके पास आप ताकतवर हो, आप डिटर कर सकते हो, लेकिन साथ में आपके अंदर एक सर्टन मैच्योरिटी हो, जो कि ऑपरेशन बनियान और मरसूस में हमारी जो है, हम 37 जो है टारगेट लॉक करने के बाद हमने आगे की तरफ हम नहीं गए। हमारे पास ताकत थी, हम बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते थे, हमें हमारे ऊपर एक एग्रेशन मुसल्लत की गई थी, हम जस्टिफाई थे, हम लीगली जो है इंटरनेशनल लॉ के उस पे भी हम आगे की तरफ जा सकते थे। हमारे पास इस बात का कैपेसिटी भी थी, कैपेबिलिटी भी थी और पॉलिटिकल विल भी थी, लेकिन हमने अपने डिटरेंस के होते हुए सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करना जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया और हम पीछे हटे जबकि हम जीत रहे थे। उसके बाद भी दुनिया ने जो कहा, हमने किसी के बयानिए के बारे में इंडिया जो है वो कहता रहा कि नहीं हम जीत गए, हम जीत गए। आपने किसी को नहीं देखा होगा कि हमारे किसी हाई ऑफिसेज में कोई निकल कर इस इतने स्टूपिड से कमेंट्स के ऊपर जो है वो जवाबी रद्द-ए-अमल दिखा रहा हो। तो दुनिया ने ये देखा है कि इनके पास ना सिर्फ ये कि ताकत है, ये पूरे रीजन की सिक्योरिटी को स्टेबलाइज भी कर सकते हैं, ये पीसफुल भी हैं। ताकतवर होना और पीसफुल होने का जो कॉम्बिनेशन है, प्लस हमारी जो साल हर साल की मेहनत है अपने हमारे डिप्लोमेट्स की, अपने फ्रेंड्स की, अपने एलाइज के साथ अपने ताल्लुकात निभाने की, तो उन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से रीजन के तमाम जो ममालिक हैं उनका ये समझना है कि हमें इसमें एक लीड रोल लेना है और हमें ही वो ब्लूप्रिंट तैयार करना है जो इस रीजन के सब कंट्रीज जो हैं उनके लिए जो है वो बेहतरी लेके आए। उसमें रशिया, चाइना सब जो हैं वो मैं उसको ब्रॉडर रीजन का हिस्सा ही समझती हूँ, सब शामिल हैं। लास्ट टाइम यूरेनियम जो है वो रशिया की तरफ बात हुई थी कि जी वो इंडस्ट्री यूरेनियम अपने पास सरायतन रख लें। इस दफ़ा पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है और अगर हमारे पास अमानत पाई जाती है तो हम अमानत जो है उनकी उसी तरह अपने पास इंटरनेशनल जो है लॉ के हिसाब से जो है वो रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इस मसले का कोई सॉलिड ग्राउंड्स पे जो है वो हल निकालने के लिए आपको फ़हम, तदब्बुर, अक्ल और ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। कमज़ोर इंसान के अंदर जितनी ताकत हो वो मसलों का हल नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को पता होता है कि सिर्फ अकल से जो है बाद में कहीं ना कहीं हमें ताकत का इस्तेमाल भी तो करना है। तो ये चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है, मैं शुरू भी हमने ये किया था कि बिल्कुल, और ये पाकिस्तान की जो कामयाब सफारतकारी की एक वजह यह भी बना है कि ताकत के साथ साथ जिम्मेदारी का मुजाहरा भी पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में किया है। लेकिन जो पड़ोस में इस वक्त आग लगी हुई है, अगर ये यूरेनियम की अफजूदगी की अमानत के तौर पर रखना, अगर ये फैसला भी किसी इस एग्रीमेंट का हिस्सा हो जाती है तो फिर वहाँ पर किस तरह का शोर शराबा, हंगामा बरपा होगा, इस पर भी आखिर राय जानेंगे। रिजवी साहब, आपके ख्याल में पिछले 24 से 48 घंटे में जहाँ और बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो अच्छी चीज़ें हुई हैं, उसमें एक तो ये कि नायब सदर यूएई का उनका राब्ता होता है ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के साथ, ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है। फिर जो लेबनान वाला मामला है उसके ऊपर बड़ी सख्ती के साथ कहा जा रहा था कि अगर वहाँ पर सुकून नहीं होगा, वहाँ पे हमले बंद नहीं किए जाएंगे तो ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता मुस्तकिल अमन की सूरत में। तो वो भी 10 रोज़ा सीज़ फायर हो गया, एग्रीमेंट हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सारे ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं नेतन्याहू का, उसके अज़ाइम भी जानते हैं, उसका सर्वाइवल भी इसी में है कि वो कोई छेड़खानी करता रहे और जंग और ये चिंगारी यूं ही चलती रहे। क्या शिकें इस तरह की हों, किसकी गारंटी, किसकी श्योरिटी शामिल की जाए, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इसको सबोताज करने के लिए नेतन्याहू रंग में भंग नहीं डालेगा? देखिए, नेतन्याहू का लहजा और बॉडी तो लैंग्वेज ये लगती है कि वो भी अमेरिका ही है, लेकिन द रियलिटी इज़
कि वो पहले भी कहता रहा मुख्तलिफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को कि हमला करें ईरान के ऊपर, लेकिन कोई भी उसमें से नहीं उसमें माना। तो ये इस दफ़ा हुआ था और उसमें भी उनको अपनी गलती का बड़ा सख्त एहसास हो गया है। और फिर जिस हद तक नुकसान पहुंच चुका है इजराइल को, मेरा ख्याल है कि थोड़ी अकल आ गई है। और ये जो शिक थी, जो लास्ट हमारा राउंड था, उसमें जो ये 10th शिक थी कि ईरान की तरफ से कि इंक्लूसिव ऑफ लेबनन, तो वो जो लेबनन का लेकिन आपको याद होगा उसमें इन्होंने बमबारी कर दी थी, उधर वो हो रहा था और उधर वो। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप ने उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया। और अब वो उनको अगर कहेंगे कि ये इस तरह नहीं होगा कि हम गुड कॉप बैड कॉप करके हम अच्छे बन रहे हैं और आप लगे रहें, ऐसा नहीं होगा। अब दिस विंडो विल नॉट बी अवेलेबल टू देम। तो और जितनी भी जल्दी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह। और हम भी इसी की उम्मीद रखते हैं कि ये तमाम जंगें थम जाएंगी, तमाम इस खत्ते के अंदर अमन और सुकून आएगा। बहुत शुक्रिया। रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाजिया साहब हमारे साथ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्जियाकार। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी जानिब आ जाती हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी रिजवी साहब भी कह रहे थे कि इस पूरे खत्ते के अंदर अभी ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो अमेरिका जो वो अच्छा बनता रहे, जंगबंदी की तरफ आए, मुआहिदा कर ले, और दूसरी तरफ इसराइल दीगर ममालिक को निशाने पर लिए रखे। हमें ये इंश्योर करवाना कितना ज़रूरी होगा इस मुआहिदे के बाद, क्योंकि लेबनान के साथ साथ दीगर ममालिक भी निशाने पर हैं, उसके साथ गज़ा जो है वो हम देख रहे हैं कि मुसलसल निशाने पर है। तो इसको इंश्योर करना कितना ज़रूरी होगा कि यहाँ पर अब दोबारा कोई छेड़खानी, कोई शरारत किसी भी मुल्क के साथ नहीं होगी, यह खित्ता पूरी तौर पर अमन जो है उसमें कायम हो पाएगा। इसके लिए हमें क्या किरदार अदा करना होगा, क्या कुछ करना होगा इसके लिए भी? इसके लिए किसी भले वक्त में तो अक़वाम मुत्तहिदा नाम का एक इदारा हुआ करता था जो कि गारंटी दिया करता था, चीज़ों को इंश्योर किया करता था, जब तक कि उसको वेस्ट ने मिलकर पहले अपने लिए यूज़ किया, फिर अब्यूज़ किया, फिर उसके बाद डिफंक्ट कर दिया। हमारे तो वो काम कभी भी नहीं आया। हमारे तो पड़ोस में कश्मीर का मसला तक भी उनसे हल नहीं हो पाया। तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो एक ज़ैली इदारा था ब्रॉडर वेस्ट का। उसको उन्होंने जितना इस्तेमाल करना था किया अपने मकासद के लिए, पूरी दुनिया को जहन्नम बनाने के लिए, और अब खुद ही कहते फिरते हैं वो डिफंक्ट है। तो अब आपके सवाल का जवाब ये है कि जी गारंटी तो उसी इदारे को बनाया गया था कि जो एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन होने की वजह से वो गारंटीज दे। अब गारंटी के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा जो कि पाकिस्तान जो है वो जो एक विजन दिखा रहा है कि अब चूंकि कोई भी नहीं है, देयर इज नो वन एडल्ट इन द रूम, तो एडल्ट फिर हमें खुद ही बनना पड़ेगा। और उस खुद बनने के लिए आखिर हमें कोई फ्रेमवर्क तो बनाना पड़ेगा। और ये अभी हम इसको ग्रेस्प नहीं कर पा रहे हैं कि हम जिस काम में हमने हाथ डाल लिया है वो कितना एम्बिशियस और उसका विजन जो है वो कितना ब्रॉड है। अभी तो वेस्ट में कुछ थिंक टैंक्स ने हमारे रोल को स्टडी करना शुरू किया है। इस पे बाकायदा टेक्स्ट बुक में इसको पढ़ाया जाने वाला है कि हमने कैसे इतने टर्बुलेंट टाइम में, जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, यानी गज़ा जेनोसाइड में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को उठाकर दहशतगर्द बनाकर बाहर फेंक दिया गया, तो वहाँ पे हमारा क्या रोल है। तो जहाँ तक लेबनान है, तो लेबनान की सिचुएशन बहुत फ्रेजाइल है। जो मुज़ाकरात हुए हैं वो लेबनान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि क्रिश्चियन जो है एक पार्टी है, उनके और नेतन्याहू के दरमियान हुए हैं। हिजबुल्लाह के साथ जो इनका जो लड़ाई चल रही है, उनका जो है वो एक हिस्से के ऊपर उनकी हुकूमत है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये कितना चलेगी, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हिजबुल्लाह के साथ जो है वो सही उसमें है तल्लुकात में, और हिजबुल्लाह को कि कौन से कंप्रोमाइजेस, क्योंकि जब भी ये बात होती है उसमें हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की बात होती है, जो हिजबुल्लाह नहीं मानते। और सिर्फ हिजबुल्लाह को या हमास को ही डिसआर्म करने की बात होती है। नेतन्याहू के जो एक दहशतगर्द तंजीम या उनकी जो फ़ौज है, वो IDF हो किसी सूरत में हो या मुसाद की सूरत में, वो अपने स्याह धंधे जारी रखें, उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। तो ये तज़ाद किस तरह से सर्वाइव कर सकता है, किस तरह से अमन ला सकता है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब भी। आपको भी ब्रिगेडियर साहब वेलकम कहेंगे। एक तो ये कि कितना हमें पुरुमीद होना चाहिए, बल्कि सिर्फ हमें पाकिस्तानियों को ही नहीं, पूरी दुनिया को, कि जो दूसरा राउंड होने जा रहा है इस्लामाबाद में, इंशाल्लाह वो फाइनल राउंड होगा, उसमें कोई एग्रीमेंट, कोई मुआहिदा तय पाया जाएगा, और उसमें फिर यही जो हम अभी बात भी कर रहे हैं कि देरपा और मुस्तकिल अमन के लिए इजराइल को लगाम डालना बड़ा ज़रूरी है। लिबनान के साथ 10 रोज़ा सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन गज़ा का मामला, इस खित्ते के अंदर जो छेड़खानी पहले होती रही है, दोबारा कुछ ऐसा ना हो, उसके लिए फिर क्या कुछ करना होगा?
ब्रिगेडियर साहब सुन पा रहे हैं आप? ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जाकिर साहब जी यहाँ ज्वाइन करेंगे और यही जी शाहिद साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, इसराइल को लगाम डालने के लिए ओवरहॉलिंग करनी है। अमेरिका को ज़रूरत है कि वो अपने सिस्टम की करे। ये जो एक ब्रेन चाइल्ड है, रॉथचाइल्ड फैमिली कर लें, आप बैंकर्स फैमिली कर लें, सिलिकॉन वैली है, टेक सोसाइटी है। तो जब हम इसराइल की बात करते हैं तो वो एक बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी टर्म है। इसके पीछे वो तमाम यूरोपियंस और अमरीकी ग्रुप शामिल है जिनके पास बेतहाशा पैसा है। और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा डॉक्टर साहब कि कांग्रेस में बर्नी सैंडर्स ने एक करारदाद पेश की थी जिसमें $50 करोड़ का वो फंड जिसमें बिल्डोजर्स और जिसमें बाकी साजो सामान फराहम किया जाना था इजराइल को, उस करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया। तो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग लॉबी तो है अमेरिका के अंदर भी। बिल्कुल, और वो डिवाइड हैं और अब उनको दिखाई दे रहा है कि अब बात बाहर तक नहीं है, अब आग घर तक पहुंच गई है। इन सब से पैसे देकर इजराइल नाम की चीज को कंटिन्यू करते रहना, एक जेनोसाइडल मैनियक अपार्टाइड स्टेट जो है वो वहां तक अब नहीं रहा है। अब वो चीज हमारे घरों तक पहुंच गई है। अब हमारे अपने लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो दो ग्रुप्स हैं ये उनके दरमियान तय होगा कि कौन जो है वो अमेरिका फर्स्ट है और कौन इजराइल फर्स्ट है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अमेरिका फर्स्ट वाले जो हैं वो जीत जाएंगे और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए वो इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करेंगे। और उस कंट्रोल में जो है फिर जो इम्प्यूनिटी मिली हुई है इजराइल को वो यकीनन जो है वो ख़त्म होगी। और जो ही वो इम्प्यूनिटी और उसके जी 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 अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक चीज़ कह रही थी, आप कह रही हैं कि एक तो इजराइल को लगाम डालने के लिए जो इकदामात हैं वो ये वाले करने होंगे हमें। दूसरा, जिस तरह आप भी कह रही हैं कि अब पाकिस्तान जो अपना किरदार अदा कर रहा है, तमाम ममालिक को भी शायद ये समझ आ गई होगी कि अब उन्हें क्या करना है और किस तरफ उन्हें है। तो क्या आप समझते हैं कोई मुस्लिम ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरह आप भी कह रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा पहले ऐसा इदारा था जो एहतसाब करता था, तो क्या अब पाकिस्तान कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी बॉडी, मुस्लिम बॉडी बन सकती है जिसके तहत इस तरह के फैसले या एहतसाब हो सकता है? आप समझती हैं? अभी हम जी रहे हैं जिसमें वो है ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर है और ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन पे मबनी है नहीं है। वो ब्लॉक पॉलिटिक्स पे चलता है, वो बाइनरीज पे चलता है, अस वर्सेस देम के तहत। आप हमारे साथ हैं तो उनके साथ नहीं हो सकते। जो नया विजन और वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर ये ब्लॉक पॉलिटिक्स और बाइनरीज नहीं है। तो मैं ऐसी कोई चीज़ फोर्सी नहीं कर रही हूँ जिसमें कोई भी ममालिक जो हैं वो ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे, ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक जिनके अंदर मेजॉरिटी में ये कैपेसिटी नहीं है। हम मुस्लिम उम्मा की बात बहुत करते हैं लेकिन हम एक एक्टिव गजा का जेनोसाइड जो कि किसी हद तक हमने डिवीजन देखी है अभी इस हालिया जंग के अंदर भी, अरब दुनिया के अंदर भी। और हम उम्मीद करते हैं कि कोई फैसला भी नहीं करवा पाए हैं। हम कोई फैसला नहीं, हम एक जेनोसाइड नहीं रुकवा पाए। एग्जैक्टली, ये सोचने वाली बातें हैं और ये लम्हा फिक्रिया है। अगर अब नहीं एक हुए तो फिर कब होंगे? हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जाकिर साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में ये फाइनल राउंड होगा, दूसरा राउंड इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में होने जा रहा है, आप कितने पुरुमीद हैं? हम सबको कितना पुरुमीद होना चाहिए? देखें, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं लोग, इसमें हमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ज़हन में रखनी चाहिए कि बड़े क्रिटिकल इश्यूज़ पे बात हो रही है जो कि पिछले 25 साल से इश्यूज़ बने हुए हैं। Although we were very hopeful कि इंशाल्लाह लास्ट राउंड में कोई कंक्रीट एविडेंस मिलेगा और एग्रीमेंट हो जाएगा, बट वी नीड टू बी पेशेंस। इसमें इस तरह नहीं होता कि जी जैसे बहुत से एनालिस्ट ये कह रहे थे कि जी ये बिल्कुल एग्रीमेंट हो गया है। पिछला राउंड वॉज अ स्टेपिंग स्टोन और बहुत अच्छा हुआ। अब जो है इसको आगे लेके चलेंगे ये, और दोनों पार्टीज और दोनों सेक्शंस जो है आई होप के इसको मज़ीद आगे की तरफ चलाएंगे। और उम्मीद है कि कोई बेहतर फ्रेमवर्क पिछली दफ़ा की मीटिंग से इस मीटिंग में जो होगी और इसमें कुछ बेहतर चीज़ निकलेगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम दुनिया जो है देखेगी कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी है
वो बेहतर रंग लाएगी और हम किसी बेहतर नतीजे की तरफ चलेंगे। और अच्छा, ये जरा पड़ोस में बैठे हुए जो विश्व गुरु हैं मोदी जी, जो कि ये सोचे बैठे थे कि पूरी दुनिया भागी भागी आएगी कि मोदी जी हमारी सुलह करवा दीजिए, हमारे पास तो और कोई शख्सियत नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, लेकिन अब वहाँ पे रोना धोना शुरू हो चुका है। बल्कि उन्हें तो ये हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, जिस तरह की लंबी लंबी लाइनें, जिस तरह का पैनिक, जिस तरह से ख्वातीन अपने जेवरात बेच के गैस के सिलेंडर भरवा रही थी, वहाँ पे तो बहुत बुरे हालात हो चुके थे। तो वो भी रिलीफ हासिल कर पाएंगे अगर ये जंग रुक पाती है। पूरा खित्ता, पूरी दुनिया इससे अफेक्ट हो रही थी, तो वहाँ पे क्यों मातम मनाया जा रहा है? हर चीज़ को वो इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में ले आते हैं, अपनी मूवीज़ के अंदर भी। थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाल सकें कि हो क्या रहा है वहाँ पे। देखें, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, इंडिया इज़ अ कंट्री जो कि इस मुज़ाकरात में स्पैनर डालेगा। मुझे बहुत कंसर्न हुआ और अफसोस हुआ कि इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जो कि बहुत सीजन्ड ना सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं बल्कि ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी एक छिछोरी सी बात की पाकिस्तान के बारे में, विच शोज़ कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम तरबियत को शो करती है और इंडिया को नेचुरली प्रॉब्लम होगी। बिकॉज अगर आप देखें तो मोदी साहब ने इजराइल का दौरा किया और 2 सिस्टर कंट्रीज डिक्लेयर किया नेतन्याहू ने। उनका फादरलैंड की बात हो रही थी उस वक्त। नेक्सस बनता है हिंदुता का और जो ज़ियोनिज़्म का, ऑर्थोडॉक्स और जो एक इंतहाई अजीब किस्म का जो है वो इनका जो ये कर रहे हैं गजा में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और उनको सपोर्ट करता है भारत, पूरी तरह से सपोर्ट करता है। गजा के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, जो खून खराबा हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पर लाशें गिराई जाती हैं, जितनी शहादतें वहाँ पर होती हैं, इसमें भारत पूरी तरह से सपोर्ट करता है गजा को। और जो मदरलैंड और फादरलैंड की बात हो रही थी, अब तो मदर फादर हो गई है दोनों की। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। डॉक्टर साहब आपका भी मौक़िफ़ इस पर लेना चाहेंगे। आखिर भारत को आग किस बात की लग रही है? या तो पाकिस्तान इसमें अमन का दाई बन रहा है, सिफारती कोशिशें कर रहा है और पाकिस्तान के सर से ये सेहरा सज रहा है, तकलीफ ये है, या फिर वो ये जंग खत्म ही नहीं होने देना चाहते थे, इससे उनके कोई मफादात जुड़े हैं? आखिर तकलीफ किस बात की है ज़्यादा? जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, मोदी की गवर्नमेंट से पहले भारत का ये हशर नहीं था। उनका जो है, जो आज उनका तमाशा बना हुआ है, ऐसा माजी में हमेशा से नहीं रहा है। ये मोदी के आने के बाद इन्होंने सोचा कि सारी हुकूमत, सारी हिकमत अमली, सारी की सारी गवर्नेंस जो है वो नैरेटिव और रिटॉरिक्स पे चलाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, परसेंटेज का मुझे पता नहीं, जिनके पास साफ पीने का पानी या इवन टॉयलेट की सहूलत भी मौजूद नहीं है। इतने दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं। उनको बेवकूफ़ बनाना, उनको एआई के ज़रिए से उनके ज़हन साजी करना, ये सारा काम जो है मोदी की गवर्नमेंट ने किया। उसने आम बंदे को ये नैरेटिव दे के कि हम विश्व गुरु हैं और हम पता नहीं कितनी बड़ी दुनिया की सनती जो है वो ताकत हैं और हम तो फ्यूचर के, हम इस रीजन के हेजमॉन हैं और हम चाइना के पीयर कंपेटिटर हैं। ये लोगों को नैरेटिव के तौर पे दिखाकर खुद भी इसको इंटरनलाइज कर लिया और हकीकत से इतने दूर चले गए कि फिर उनको अब समझ नहीं आई कि ऐसा नहीं होता, आपको कुछ कॉन्क्रीट स्टेप लेने पड़ते हैं। आप ना तो चाइना के पीयर कंपेटिटर हैं, ना आप कोई सनती जो है वो ताकत हैं। आपके अंदर भूख और भूखमरी का वो आलम है कि लोगों के पास खाने की रोटी नहीं है। बैड गवर्नेंस इतनी ज्यादा है कि वहाँ पे अब सवाल तो उठने लग गया है, ख़ास तौर पे ये अभी हालिया जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अमन के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, दुनिया खित्ते के अमन के लिए, तो इसको रिकग्नाइज़ भी किया जा रहा है, इसके ऊपर सवाल भी उठाया जा रहा है। लेकिन जितना जहर घोला जा चुका है अपने अंधभक्तों के जहनों में, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद भी इतने जल्दी ये जहर से छुटकारा हो पाएगा इंडियंस का या भारत का? आप बिल्कुल, ये आपका बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि जितना ज़्यादा उनको एक कॉर्नर में कर दिया गया है, क्योंकि रिटोरिकली भी आप एक बयानिया बनाए रखें फिर उसका पब्लिकली उससे हटना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक जो सर्टन वहाँ पे एक तमाशा है, एक ऐसा उन्होंने एक ऐसा ग्रुप डेवलप कर दिया है
जो आपको हर जगह पे अपनी बेइज्जती करवाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इंसान की अपनी इंटेग्रिटी भी तो होती है ना, चाहे आपने किसी चीज़ को कितनी एडवोकेसी करना हो, एट द एंड ऑफ द डे मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक है। तो एक सर्टेन डिग्री से आगे तो फिर मैं भी नहीं जाऊँगी, वहाँ पे कोई इसकी लिमिट ही नहीं है। तो बहुत चांसेस हैं कि ये अब दहाइयों के लिए पीछे चले गए हैं। ये इनको बहुत टाइम लगेगा, ये इर्रेलेवेंट हो गए हैं। बिल्कुल। ये और चूँकि वैसे वहाँ भी पे शाज़िया लोग साहिबा, एक गुजरात के कसाई से कितनी ही उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो कोई सेंसेबल किस्म के काम करेगा या मैच्योरिटी के साथ सियासत करेगा। और जिस तरह के बयानात वो भी देते हैं, जिस तरह से अपनी आवाम को पागल बनाते हैं, लगता है कि उसका सिलसिला लंबा चलेगा, क्योंकि आवाम भी उनकी जैसी हो चुकी है। और कहते हैं ना कि जैसे हुक्मरान, जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। तो शायद ये यहाँ पर सही लागू बैठता है। बहुत शुक्रिया। हमारा टाइम भी डॉक्टर शाज़िया साहिबा ख़त्म होने वाला है। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत तज्जिया। पाकिस्तान एक बड़ा ही कलीदी किरदार अदा कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है। भारत नहीं करता, ना करे। भारत को जो मिर्चें लग रही हैं, हम सिर्फ उसी को एंजॉय कर लेंगे, काफ़ी हमारे लिए, कि भारत इस वक्त सोच क्या रहा है, या उनके जो इस वक्त सवाल जवाब हो रहे हैं मोदी से कि हाँ जी बताइए, जो आप पाकिस्तान को कॉर्नर करना चाहते थे या पाकिस्तान को आप तन्हाई का शिकार करना चाहते थे, वो पाकिस्तान का नाम तो दुनिया में गूंज रहा है। अब आप कहाँ पर हैं? और वो कोने में खड़े हैं इजराइल के साथ अकेले, और उन्हें कोई देखने भी पर भी आमादा नहीं है, तैयार नहीं है, क्योंकि जो नफरत और जहर का बीज उन्होंने बोया था, आज उसका फल उनके लिए खाने के लिए तैयार हो चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं तमाम उन स्टेक होल्डर्स के लिए, पाकिस्तान की क़यादत के लिए, पाकिस्तान की लीडरशिप, चाहे वो फील्ड मार्शल हो, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हों, सभी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। जो कोशिशें उन्होंने की हैं वो रंग लाती दिखाई दे रही हैं, और अगला दौर जो है वो फैसला कुन भी होता दिखाई दे रहा है। चंद दिनों में ये दौर हो सकता है, ये इस वीकेंड पर भी हो सकता है, ये अगले हफ्ते तक भी जा सकता है, लेकिन जब भी होगा इस्लामाबाद में होगा, और उसमें खुशखबरी यही होगी कि ये देर पर अमन की सूरत में तब्दील होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जारी जो डिग्री वेरिफिकेशन का मसला था, बिलाखिर उसे हल किया गया है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से अपनी डिग्रियों की तस्दीक में शदीद मुश्किलात का सामना था, और इसी वजह से न सिर्फ उनकी पेशा वराना ज़िंदगी मुतासर हो रही थी, बल्कि बैरून मुल्क मौके भी खतरे में पड़ जाते। बिल्कुल जी। और जब आपको कहीं पर भी अप्लाई करना होता था तो पहले वेरिफिकेशन आपकी डिग्री को ज़रूरत होती थी, उसके बाद ही आपको कहीं पर अप्लाई करने की इजाज़त मिलती थी। तो अब वो मसला किस तरह से हल किया गया है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत और सेनेट कायमा कमेटी बराए वफाकी तालीम प्रोफेशनल ट्रेनिंग की काविशों से अब ये मसला हल कर लिया गया है। इस बारे में जानेंगे। हमारे साथ बुशरा अंजुम भट्ट साहब मौजूद हैं, सैनिटर और चेयरपर्सन हैं कायमा कमेटी बराए वफाकी तालीम। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। बुशरा साहिबा, आप ही से जानेंगे कि ये मसले को अब किस तरह से हल किया गया है, क्या अब हाई कमीशन से इसको तस्दीक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जी, अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली बीइंग द चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन, जब 2-2.5 साल पहले मैंने इस ओहदे पे आई, तो देयर वाज अ ह्यूज इशू एज फार एज डिग्री वेरिफिकेशन वाज कंसर्न। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, डिग्री की वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बट हमारे पास एक बैकलॉग था ऑफ स्टूडेंट्स जो कि सब कैंपसेस में थे, जो कि वेरीफाइड नहीं थे, और HSC वाज नॉट रिकग्नाइजिंग देयर डिग्री। तो इस मामले को फिर हमने 15 मीटिंग्स हमने कोई की और इसको हल किया। नाउ वी हैव अ न्यू HSC चेयरपर्सन एज वेल, और उनके साथ मिलके हमने बड़ा डिलिब्रेट किया, बिकॉज द फ्यूचर ऑफ दीज स्टूडेंट्स वर एट स्टेक, एंड प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव था कि जल्द से जल्द इस मसले का कोई ना कोई हल निकालें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी फेक डिग्रीज भी आ रही थी। तो वी कुडंट, हम इकट्ठे सारी डिग्रीज नहीं कर सक रहे थे, और क्योंकि वो सब कैंपसेस इलीगल थे और वो पिछली हुकूमतों के अंदर उनको अप्रूवल्स मिला हुआ था, एंड somehow the HSC after years decided those campuses were illegal. तो वहाँ से जितने बच्चों ने डिग्रीज हासिल की थी, उनकी वेरिफिकेशन में बहुत मसला आ रहा था। अच्छा, तो अभी बुशरा साहब ये बताइएगा, जिनकी बात आप कर रही हैं, जिन इंस्टीट्यूट की, जो कि आप कह रही हैं कि गैर कानूनी तौर पर थी और उनको पिछली हुकूमत की जानिब से लाइसेंस दिए गए थे, उनको इजाज़त दी गई थी, जो बच्चे वहाँ से डिग्री हासिल की होंगी, जिन्होंने, उनको तो शायद पता भी नहीं होगा कि ये इलीगल इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर ये यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस बने हुए हैं। अब उन बच्चों का क्या होगा, उनको किस तरह से कैटर किया जाएगा, या फिर उनकी डिग्रियाँ ज़ाया कर दी जाएंगी, उनको दोबारा से अपना सिलसिला तालीम शुरू करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल इसी मसले की वजह से वो डिग्री जो वेरीफाई नहीं हो रही थी, बट अब उनके लिए हमने क्राइटेरिया बना लिया है, और वो कमीशन के थ्रू अब उनका जो, बिकॉज इट इज़ नॉट द चाइल्ड फॉल्ट, स्टूडेंट्स फॉल्ट, लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से सबसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ व्हेन यू अप्लाई फॉर एनी कॉलेज, पहले उसको HSC वेबसाइट पर देख लें कि वो एक्नॉलेज बाय द HSC है भी कि नहीं।
बिल्कुल तो सही इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 58,000 स्टूडेंट्स की डिग्रीज वेरीफाई हो जाएंगी, देयर फ्यूचर्स वर एट स्टेक, और हमने बहुत मेहनत की है और HSC ने फाइनली हमारे साथ बैठ के कोई लाहे अमल तैयार किया है और इंशाल्लाह अब इन बच्चों की डिग्रीज वेरीफाई हो जाएंगी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है बुशरा साहबा, लेकिन जिस वक्त आपने ये बीड़ा उठाया तो ताउन कैसा रहा? HSC की तरफ से किसी किस्म की रेजिस्टेंस थी या मुकम्मल जो आपको फैसिलिटेशन चाहिए थी वो फराहम की गई? It was not easy. It took me 2.5 years. It took me 2.5 years because हमें बैठ के वे फॉरवर्ड ढूंढना था, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनकी फेक डिग्रीज थी और वो हमें इकट्ठा उसका, तो उसके बहुत सारी हमने डिलिब्रेशंस की, बहुत सारी हमने बैठ के उसके अंदर सजेशंस दी। फिर आपको पता है कि HSC चेयरमैन बीच में 2 दफ़ा चेंज हुए। तो इट वाज नॉट इजी बिकॉज ये 11 साल से केस पेंडिंग था एंड द कमेटी वाज वेरी एडमेंट और हम इसको बार बार एजेंडा पे लेके आ रहे थे बिकॉज वी वांटेड कि ये बच्चों का फ्यूचर है और खाली बच्चे नहीं हैं, ये सर्विंग जितने प्रोफेशनल्स थे उनकी जो बाहर के ममालिक से मुझे कॉल्स आती थी कि जी हम लोगों को यहाँ पे वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है, आवर जॉब्स आर एट स्टेक। और यहाँ पे भी हमारे पास ज्यादातर केसेस वो आ रहे थे जो कि 10-10, 15-15 साल सर्विसेज में है और उनकी प्रमोशन। अच्छा, तो बुशरा साहिबा आप तरीकाकार क्या होगा वेरिफिकेशन का, क्या प्रोसेस होगा तमाम तलबा के लिए, तमाम इंस्टीट्यूट को एक ही तरह से देखा जाएगा? जी नो, कल कमीशन बैठा है, क्राइटेरिया लिस्ट बनी है, उसके अंदर उन्होंने सारा जॉट डाउन किया है कि क्या थ्रू एक टेस्ट देंगे, वो प्रॉपर लिस्ट बन गई है। बट कहने की बात है कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, सो द कमीशन विल शेयर द क्राइटेरिया कि किस तरह से हम देखेंगे, ताकि हम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इस पूरे मामले में हम किसी फेक डिग्री को भी टेस्ट ना कर दें, बिकॉज किसी HSC तो वही अदारा है जो लम्स के बच्चों की भी डिग्रियां टेस्ट करता है और बाकी बच्चों की भी करता है। तो हम नहीं चाह रहे कि ये इस पूरे प्रोसेस के अंदर किसी तरह कोई गलत डिग्रियां भी टेस्ट हो जाएं जिससे आपको पता नुकसान होगा कल को। ये और बुशरा साहिबा उनकी लिस्ट भी आवेजा की जाएगी जो कि इलीगल हैं, जिनकी जो कोई वर्थ या नहीं रखती है डिग्री, उनकी इंस्टीट्यूट की। ऑल दिस प्रोसेस विल बी मेड श्योर कि वो HSC की वेबसाइट पे हो, क्या प्रोसेस होगा वेरिफिकेशन का। बट कहने की बात ये है कि ये मामला 11 साल से पेंडिंग था और इसको सबकी मेन तो मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी एडमेंट, कायमा कमेटी ने इसको डिलिबरेटली 15 मीटिंग्स के अंदर इसको इस इशू को टेक अप किया है और वे फॉरवर्ड ढूंढा है। अब आप ये, क्योंकि मीटिंग कल हुई है तो अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसको और क्लैरिटी आएगी कि व्हाट द प्रोसीजर विल बी। ठीक है, और कोई खास पोर्टल या कोई खास इसके अलावा ऐप भी तैयार की गई है ताकि जो ओवरसीज़ हैं उनको सहूलियात फराहम की जा सकें? और इसके अलावा भी अगर आप बता सकें कौन से मसाइल हैं स्टूडेंट्स के जिनको तरजीही बुनियादों पर आप चाहेंगे कि हल होना चाहिए? लेकिन सबसे पहला मसला तो जो मेरे सामने आया था वो यही था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स नहीं थे, दीज वर पीपल इन सर्विस फॉर 10-15 इयर्स और इनके पूरे घर जो थे किस तरह अफेक्ट हो रहे थे बिकॉज देयर जॉब्स वर एट स्टेक और बहुत सारों की जॉब्स चली भी गई थी। तो जो इनका तरीक़ेकार होगा वो क्लैरिटी के साथ HSC की पोर्टल पे होगा और जो बच्चे हैं उनको जिस तरह पहले तो बिल्कुल ही उनके कैंपसेस की वजह से बहुत अच्छे इक़दाम हैं जो किए जा रहे हैं और ये वक्त की ज़रूरत भी थी क्योंकि बहुत सारे तलबा इस वजह से मुश्किलात का शिकार रहते हैं, वो कहीं अप्लाई नहीं कर सकते जॉब के लिए या यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो कि बाहर भी पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा अंजुम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थी और हम उम्मीद करते हैं कि इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी होगा और बहुत जल्द इस पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, दीगर अहम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन, और पाकिस्तान को एक बड़ी माली सहूलत हासिल हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब से $2 अरब पाकिस्तान को मौसूल हो गए हैं और सऊदी अरब ने $5 अरब डिपॉजिट को तवील मुद्दत के लिए तौसी भी दे दी है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद बात है। एक तरफ UAE हमसे पैसे वापस मांग रहा था, दूसरी तरफ सऊदी अरब से हमने कर्ज हासिल कर लिया है और मौजूदा जो $5 अरब हैं
अगर उसकी डिपॉजिट की बात की जाए तो अब सालाना बुनियाद पर रोल ओवर का जो है वो पाबंद भी नहीं रहेगा पाकिस्तान। तो इस पर बात करते हैं। जी हाँ, इस पर बात करते हैं। और ये भी बताया गया कि माली मुआवनत पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात के लिए निहायत अहमियत की हामिल है। वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट था और जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि एक मुल्क हमसे मांग रहा था, क्योंकि उनके लिए भी मुश्किल वक्त था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था कि पाकिस्तान को अचानक इतनी मुश्किल में डाल दिया जाए। बहरहाल हम कब तक रिलाय करते रहेंगे, अपने दोस्तों पे भी भरोसा करना चाहिए, खुद कफील होने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। बड़ी अच्छी बात है कि सऊदी अरब इस मुश्किल वक्त में हमेशा की तरह हमारे काम आया। $2 अरब तो इजाफी तौर पे डिपॉजिट भी करा दिए गए हैं और स्टेट बैंक को रिसीव भी हो चुके हैं। लेकिन हमें मुस्तकबिल में कोई ऐसी सूरत हाल पेश ना आए, अगर हमने किसी से लिया हुआ है तो उसे देना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, चाहे उनके लिए मुश्किल वक्त हो या आसान वक्त हो। बहरहाल उधार तो उधार ही होता है। तो हमें इस जो हैपनिंग हुई है, इससे सबक क्या सीखने की ज़रूरत है मुस्तकबिल के लिए? देखिए, पाकिस्तान को हर साल तकरीबन $20 अरब के करीब ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मल्टीलैटरल्स के पैसे वापस जाते हैं। $13 अरब का एक डिपॉजिट है जो हमारा चाइना, कतर, UAE का वापस चला गया है, सऊदी अरेबिया का अब पहले $5 अरब था, अगर ये 2 डाल लें तो 7 हो जाएगा। इसको पूरा करने के लिए ऑब्वियसली अब दिस इज़ लाइक ईशाल से लेके हमने जुनैद को देने वाली बात है। बट इन द शॉर्ट टर्म ये इसलिए ज़रूरी होता है कि वरना आपकी रिजर्व जो $16 अरब हैं, अगर उसमें से 2, 2.5, $3 अरब निकल जाएं तो वो तो $14 अरब से भी नीचे चले जाएंगे। IMF के साथ हमने कहा हुआ है कि हम इनको $17.5 अरब पे लेके जाएंगे। और जो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है एक ऐसे वक्त में जबकि एक मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उस कॉन्फ्लिक्ट के रिपरकशंस हैं, जिसमें हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है, तेल की गैस अवेलेबल नहीं है, एक्सपोर्ट्स हिट हो सकती हैं। तो मैक्रो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो कर लें। बट इट इज़ अ डेट, इट इज़ नॉट अ फ्री फ्लो, ये हमें याद रखना है। ये एक डेट को लेकर वापस दूसरा डेट देने की बात है। इन दी एंड हमें हमेशा वही बात याद रखनी है कि अपने घर को ठीक करके वो इंस्ट्रूमेंट्स जो डेट ना क्रिएट करते हो, जिसका मतलब है इन्वेस्टमेंट्स, FDI, पाकिस्तान जो एक्सपैट्रिएट्स हैं उनसे इन्वेस्ट कराया जाए। तीसरा जो हम प्राइवेटाइजेशन से पैसे ले सकते हैं, और आखिरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारी एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंस तो साथ चल ही रही। बिल्कुल, दैट्स द स्टोरी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात कीजिए $5 अरब की, जिसका कहा जा रहा है कि डिपॉजिट को रूल ओवर की शर्त से आज़ाद कर दिया जाएगा, तो क्या इससे भी कोई फ़ायदा हासिल होगा? कितना फ़ायदा इससे पाकिस्तान को होगा? और जिससे ज़र मुबादला ज़खायर भी कह रहे हैं मजबूत बनाए जा सकते हैं, बैरूनी खातों को मुस्तहकम किया जाएगा। आप समझते हैं कि इतना फ़ायदा वाकई में हासिल होगा इस सबसे? सर्टनली, ये मैंने पहले भी हमेशा कहा है कि ये जो हमारे $13 अरब के करीब जो हमारे डिपॉजिट्स हमारे पास हैं, हम और इन मुल्कों से अगर कुछ भी ना कहें तो हम ये ज़रूर कहें कि इसको 3 या 5 साल के लिए मौखर कर दें और उसका इंटरेस्ट लेते रहें। इससे ये है कि जो हर साल एक तलवार लटकती है कि हमने ये $13 अरब रीप्रोफाइल कराना है, वापस करना है, उसमें से निकल जाएंगे। सो ये एक अच्छी बात है कि अथॉरिटीज़ ने दोनों साइड की ये मौजू समझा कि अब इसको 3 साल के लिए मौखर कर दें तो यू डोंट हैव टू पे दिस बैक इन 3 years। बट इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि हमें इस असना में, यानी कि हमें इस वक्त, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को शायद ही 78 years में इतनी अच्छी वक्त और स्पेस मिली हो। एक IMF की इंगेजमेंट है, एक हमने अपना वकार 10 मई के बाद भी और अभी भी जो मीडिएशन की है बहुत बढ़ा लिया है। सो दुनिया हमें एक ऐसी नज़र से देख रही है कि दे वांट टू डू बिजनेस विद अस, एंड इफ द वर्ल्ड वांट्स टू डू बिजनेस विद यू देन यू मस्ट अप योर गेम इन बिजनेस। वो गेम जिसमें अगर आज भी 6 से 8 घंटे की लोड शेड में चले जाएं बिकॉज हमारी पॉलिसी प्लानिंग के सुखम थे, ये तो कहा जा सकता है LNG नहीं आई, पानी नहीं आया, ये सब बातें दुरुस्त भी हैं। बट मुझे मालूम है कि ये एक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग का फेलियर है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से हम ये इस तरह की मुश्किलात में गाहे बगाए जाते हैं। इसका मतलब किसी भी अथॉरिटी, डॉक्टर साहब, अभी करंटली जो हम फेस कर रहे हैं लोड शेडिंग भी, और वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, तो ये भी मिसमैनेजमेंट ही है। क्योंकि हम तो सुन रहे थे इस जंग से पहले कि हमारे पास वाफिर मिकदार में LNG के ज़खायर भी हैं, और बल्कि जो कतर से आने वाले मज़ीद जहाज़ थे उनको कहा जा रहा था कि मरहलावार आगे शिफ्ट किया जाए क्योंकि हमारे ज़रूरत से ज़्यादा वो मौजूद है। तो अभी भी पाकिस्तान के जहाज़ तो रोके ही नहीं गए। ऑयल प्राइसेस भी एक बार फिर से अल्हम्दुलिल्लाह जंग रुकने के इम्कानात पैदा हुए हैं।
तो 1992 पे पहुंची हुई हैं। तो ये फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ऑयल प्राइसेस भी डबल हो चुकी, उसमें बहुत कमी थोड़ी मामूली सी की गई है और लोड शेडिंग का सिलसिला भी बढ़ चुका है। सारी मिसमैनेजमेंट कहेंगे इसे भी? ये कई दिहाइयों की एनर्जी सेक्टर की सुखम हैं, इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने हमें यहाँ ला खड़ा किया। मैं बार बार कहता हूँ कि मसला इतना सादा नहीं है। आपकी प्रॉब्लम इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग है कि गैस, पेट्रोलियम, पानी और इलेक्ट्रिसिटी, इसकी एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग चाहिए। कभी गैस नहीं होती तो हमें डोमेस्टिक में काटनी पड़ती है, कभी गैस नहीं होती तो फोर्स मजोर की वजह से पहले हम खुद एलएनजी के कार्गोज ही दुनिया को बेच रहे थे और हम कह रहे थे कि हम अपनी लोकल गैस को रैंप अप करना चाहते हैं। ये सारे उन पॉलिसी साजी के सुखम है जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि द प्रॉब्लम इज मच डीपर। इट इज़ कि यू नीड रियली ट्रू प्रोफेशनल लीडरशिप्स जो ये बार बार मसाइल ना आए। देखिए, मसाइल जब आते हैं तो उसकी वजह तो हम बहुत आसानी से बयान कर देते हैं कि आज ईशाल को गाड़ी नहीं मिली, वो टाइम पे दफ्तर नहीं पहुंची, बट दैट इज नॉट द वे इट इज। इट इज कि ईशाल ने वो मसला हल करना है डेली बेसिस पे कि वो टाइम पे दफ्तर पहुंच सके। ये एक आसान मिसाल मैं इसलिए देता हूँ कि ये इसी तरह का मसला है कि हमने ये मसला हल करना है। आप आसान मिसाइल में हमारे मसाइल बता देते हैं, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हमें हैरत है कि इतने एक्यूरेट मसाइल आपको कैसे पता लग रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर वही बात कि ये अगर इतने सादा मसले हैं तो इनको इतना कॉम्प्लिकेट करके अवाम के साथ ये जुल्म क्यों किया जाता है? हर चीज़ को हम IMF पे डाल देते हैं। IMF तो कह रहा है कि हमारी जो इस वक्त की अभी भी पोजीशन है वो काफ़ी तसल्ली बख्श है। फिर ये इतनी ज़्यादा चीज़ों में, बिजली की कीमतों में इजाफा, ऑयल की चीज़ों में इजाफा, लोड शेडिंग की आप सूरत हाल हम सारे फेस कर रहे हैं। हर एक चीज़ IMF पे डाल दी जाए या अपना हमें हाउस भी इन ऑर्डर करना होगा? ऐसे तो काम कब तक चलेगा? 100% हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली जाए। 100%। मतलब आप इसको 1% भी ऐसा ना कहें कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी IMF पे डाली जाए। हर पॉलिसी का सुखम हमारा अपना बनाया हुआ है। प्राइसिंग की तब्दीली हमारी अपनी वजह से होती है। कोई ना IMF पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की जो प्राइस है उसका तायुन करता है। बिजली की कीमत का तायुन पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड डिस्कोस, स्टेट ओन्ड अथॉरिटी नेपरा के पास ले जाकर करते हैं। लेट्स ट्राई एंड टेक ओनरशिप ऑफ आर इश्यूज। मैं हमेशा ये एनर्जी सेक्टर को ना बड़ा क्लियरली डिफाइन करता हूँ। इंटीग्रेटेड एनर्जी मिनिस्ट्री चाहिए, प्रोफेशनल नेपरा और ओगरा चाहिए जो इकट्ठे हुए हों, डिस्कोस कंपेटिटिव मॉडल पे प्राइवेटाइज्ड चाहिए और जेनकोस को निकाल कर बिल्कुल मार्केट फोर्सेस पे डालने के लिए छोड़ देना चाहिए। LNG को फ्री कर देना चाहिए। और आज फ्री है। ईशाल मंगवाना चाहे मंगवा लें, जुनेद मंगवाना चाहे मंगवा लें। जो खुद से कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे तो उन्हें भी डिस्करेज किया जाता है। यहाँ पे तो जो सोलर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उनकी कमर तोड़ी जा रही है। सोलर को और देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर ना एनर्जी प्रोडक्शन में इज द फॉलोइंग। हर कोल के अलावा कोई बिजली नहीं बनानी चाहिए। पन बिजली के अलावा कोई बिजली नहीं बनानी चाहिए। पाकिस्तान में सोलर और अब नेक्स्ट बैटरीज विच इज द ऑफ ग्रिड सोल्यूशन टू रन द कंट्री। स्पेशली जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं जो कि छोटे छोटे 20-20 किलोवाट पे चलाए जा सकते हैं, उनकी बैटरी और इन बैटरीज पर अगर सब्सिडी दी जाए तो मेरे ख्याल में तमाम लोग उसको खरीद भी पाएंगे और एनर्जी क्राइसिस में साथ भी दे पाएंगे पाकिस्तान को निकालने में। अगर हम देखें ना, कुछ मीम्स भी इस वक्त चल रही हैं। मैं एक अदाकारा का देख रही थी, वो कह रही कि इन हालात में जहाँ पर ना बिजली आती है, ना पानी आता है, ना गैस आती है और ना ही पेट्रोल खरीदने की सकत है, खाना पीना सब महंगा हो गया, तो ऐसे में सिर्फ भुट्टो ही जिंदा रह सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों के जिंदा रहने की तो कोई गुंजाइश बची नहीं है। और ये मंतक पेश करना कि हम बिजली इसलिए ज़्यादा बंद कर रहे हैं, लोड शेडिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को बिल ज़्यादा ना आए, तो समझ से बाहर है कि बिल ना आए इसलिए बिजली बंद कर दी जाती है। तो आप बिजली के मीटर ही कटवा दें ताकि बिल बिल्कुल ही ना आए, ये ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? 600 रुपये आपको फिर भी देना पड़ेगा उस मीटर का जो आपने खुद लगवाया। तो क्या कहते हैं आप? So let's try and understand this, right? So पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल मतलब इस पे क्लियर है। अगर हम ये सारे इंस्टीट्यूशनल सुखम नहीं निकालेंगे तो आप 5 साल बाद, मैं मुल्क में हूँ या बाहर हूँ, आप दोनों मुझे इंटरव्यू कर लेना, मैं एग्जैक्टली यही स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि ये 10 साल से मैं यही स्टोरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर उसको समझ नहीं पा रहा कोई। पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस इज अ गवर्नेंस इशू। इट इज़ नथिंग टू डू विद कि बिजली महंगी हो गई, सस्ती हो गई। आपने पूरा जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा खड़ा किया हुआ है कि ये ठीक हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब ये जो ऑफ ग्रिड सोल्यूशन है, आपने बैटरीज का जिक्र किया ना, लेट मी लीव यू विद अ न्यू थॉट। ये लिथियम आयन तो बहुत एक एक्सपेंसिव बैटरी है, एक सोडियम बैटरी होती है। अगर हम उसको पाकिस्तान में प्रोड्यूस करना शुरू करें
और वो कर सकते हैं. सो इफ वी वांट टू सब्सटैंटिवली चेंज दिस स्ट्रक्चर ऑफ सोलर, ये जो सोडियम की बैटरी है जो इस पे बेस्ड होती है, चीपर है, ये पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो सकती है. एंड ये माइक्रो SME लेवल पे अगर आप प्रोड्यूस करें, यू कैन एक्चुअली चेंज द जिसे कहते हैं ना एम्बियंस ऑफ सोलर इन पाकिस्तान. ये वो इनोवेटिव थिंक थॉट थ्रू फैक्ट बेस्ड रिसर्च बेस्ड सोल्यूशन है. पर ये आप कर नहीं सकते बिकॉज कहीं पे भी किसी भी मिनिस्ट्री में डिवीजन में ये जो जिसे कहते हैं ना प्रोफेशनल लीडरशिप पोजीशंस, जब तक आप उनको प्रोफेशनली नहीं हैंडल करेंगे तो पाकिस्तान 3 साल बाद भी विदाउट एन EV पॉलिसी, विदाउट एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, विदाउट अ गुड एनर्जी पॉलिसी खड़ा होगा. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सोडियम की बैटरी है, क्या इससे आपकी वापडा से जान छूट सकती है या फिर भी आपको उसकी जरूरत रहेगी? देखिए, सोलर जो है वो 12 घंटे चलता है, बाकी आप उसको स्टोर करते हैं. वापडा को एज अ बैकअप जरूर रख सकते हैं. और ये सिर्फ हम कंसंट्रेट कर रहे हैं डोमेस्टिक पे. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दी cottage or the micro industry which should be able, commercially which should be able to do this, because मुझे मालूम है इस वक्त, I mean I don't want to say it, 2 से 6 घंटे इस वक्त इंडस्ट्रियल सेक्टर पाकिस्तान का लोड शेड हो रहा है. How can that even be a thought process in 2026? वो मैं एक आपको लाइटर नोट पे कहूँ, मुझे 3 दिन पहले किसी ने एक अखबार शेयर किया, डॉन अखबार, 1 जनवरी 1985 का. डॉक्टर महबूबुल हक, जिनको मैं कहता हूँ पाकिस्तान के मनमोहन सिंह का उनका कैरेक्टर था. और वो बन सकते थे, उनकी वफात हो गई हार्ट अटैक से. अगर ये ना होता तो वो शायद पाकिस्तान का मनमोहन सिंह मोमेंट होते. उन्होंने उस वक्त कहा था कि 1 साल बाद पाकिस्तान में लोड शेड नहीं होगा. आज 2026 में मैं एज एन इकोनॉमिस्ट वही स्टोरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, हमने अपने बचपन में इतने वर्स्ट हालात नहीं देखे थे जो हमने 2008 से 13 तक देखे, और फिर अभी एक बार फिर से हमें उसी पत्थर के दौर में एक फीलिंग आती है और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जब लोड शेडिंग इतने देर तक बढ़ती है. अच्छा, सरप्लस हो गया खजाना, $2 अरब तो आ गए, कब तक हम इसे सर्वाइव कर पाएंगे और अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए हमें क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली बता सकें, गवर्नमेंट का जो किबला दुरुस्त होने के लिए क्या कुछ करना होगा उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अगर इसको हमने ठीक करना है और हमने अपने मसाइल को हल करना है तो इसका बेस्ट वे फॉरवर्ड इज़ द फॉलोइंग. पाकिस्तान की जितनी की एनर्जी, पाकिस्तान की फाइनेंस, पाकिस्तान की इकोनॉमिक, ये जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, इनको बहुत स्ट्रांगली प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा. दैट इज़ आवर ओनली वे फॉरवर्ड. और सबसे बढ़ के अब चूंकि बजट आने वाला है तो IMF के साथ मिलके एक ऐसा बजट बनाइए जो कि प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स को ठीक करे और टैक्स का जो बर्डन है वो मैन्युफैक्चरिंग पर भी, और जुनेद चूंकि बहुत अच्छे एंकर हैं और बहुत पैसे कमाते हैं तो उन पे जो 38% का टैक्स है उसको नीचे लेकर आए, सो दैट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की फिजा जो है वो बने. अच्छा डॉक्टर साहब, आप बार बार बात करते हैं कि इन इदारों को प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाए. प्रोफेशनल तरीके से क्या चलाने का मतलब है आपका? लोगों को जिनके पास एक्सपर्टीज़ हो, जैसे कि एनर्जी का एक पूरा प्रोजेक्ट है या पूरा एक डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर आप समझते हैं कि किसी एनर्जी को जो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके? क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो सियासतदान है और सियासतदान जो है वो उसको उतने बेहतर तरीके से शायद नहीं समझ सकते, इसीलिए पॉलिसीज़ भी उनकी उसी तरह से होती हैं. तो आपका जो प्रोफेशनलिज्म से क्या है? So let me try and explain this. हम एनर्जी के उसमें ले लेते हैं कि अगर एनर्जी सेक्टर का रिवैम्प करे पाकिस्तान तो वो क्या प्रोफेशनल रिवैम्प होगा. सबसे पहले तो ये है कि जैसे हम अपने नेप्रा और ओगरा हैं, ये 2 रेगुलेटर हैं, ये अलग-अलग बैठे प्लानिंग कर रहे हैं और इनकी जो आपस का रब्त है उसकी ना होने की वजह से हम एक इंटीग्रेटेड जैसे रेगुलेटरी प्लानिंग है वो नहीं कर सकते. दे मस्ट बी हेडेड अप. और एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट पीपल जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से होते हैं, बट ये प्रोफेशनल मार्केट मेकर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं. एनर्जी कंपेटिटिव मार्केट क्रिएट करनी है, ये एक प्रोफेशनल जॉब है. सो इनकी जो सारी टॉप टियर लीडरशिप है, इट हैज़ टू कम फ्रॉम पीपल जिन्होंने रेगुलेटरी वर्क किया हो, जिन्होंने मार्केट मेकिंग की हो, जिन्होंने कंपेटिटिव प्राइसिंग में एक्सपर्टीज रखते हो, और इनकी टॉप 4-5 पीपल ऑल हैव टू कम फ्रॉम देयर. पाकिस्तान में कुछ एक्सपर्टीज है, कुछ बाहर से लानी पड़ेगी. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, आपको एक दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि पावर, पेट्रोलियम, गैस, पानी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, ये अलहदा हूँ मैं. आई एम एन ऑस्ट्रेलियन ट्रेन. वहाँ पे एक एनर्जी मिनिस्ट्री है जिसके हेड तो ज़रूर हो सकते हैं, जिसको आप कहते हैं लीडरशिप रोल्स में जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बट उनका जो सारा बाकी पैराफिनेलिया है वो एनर्जी, पावर,
गैस, पेट्रोलियम, ये उन एक्सपर्ट्स पे है जो कि डेटा बेस्ड और वो लीडरशिप पोजीशंस में है। दे मेक द कॉल्स एंड देन दे गेट अप्रूवल्स फ्रॉम। सो आपको एक सिनर्जिस्टिक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री बनानी है। मैं आपको इशाल ये मैं 100% श्योर हूँ, आप 3 साल बाद मुझे इंटरव्यू करोगे, मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए कि इसके बगैर दुनिया के किसी मुल्क ने अपने एनर्जी सेक्टर को ठीक नहीं किया। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर 3 साल तक गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम सुन लिया, मशवरे पर अमल कर लिया और हो सकता है कि एक्सपर्ट्स को बिठा दिया तो बेहतरी आगे, फिर हम शायद कुछ और डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज़ और इंशाल्लाह ऐसे हम बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं। और मैं इसी बेहतरी पर ही अगर बात करूं आपसे, जो इस वक्त इंटरनेशनली पाकिस्तान एक ज़बरदस्त पोजीशन में है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं और ख़ास तौर पे है तो क्राइसिस का टाइम। हम दुआ करते हैं कि क्राइसिस मिडल ईस्ट से जल्द दूर हो, लेकिन इस क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी, जो मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों में 100 मिलियन से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर लेकर गए हैं, उसमें से वो कह रहे हैं कि 20% भी अगर वापस लें तो बड़ी बात होगी। तो हम इससे कितने पुरुमीद रहें, इससे फ़ायदा उठाने की कितनी ज़रूरत है, उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, वन विंडो ऑपरेशन हो, ताकि वो जो बैरूनी पैसा, अगर बैरूनी इन्वेस्टर्स का नहीं, कम अज़ कम अपने इन्वेस्टर्स का ही बाहर आ जाए और उससे हमारी मैशत को भी फ़ायदा हो, इंडस्ट्री भी बेहतर हो, रियल एस्टेट भी बेहतर हो सके। मैंने जो अभी आपको एनर्जी की स्टोरी बनाई है वो ये बनाई है कि मैं एनर्जी का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि द वे एनर्जी इज ऑर्गेनाइज्ड, उसको तब्दील करना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने 10 मई और आज जो मीडिएशन चल रही है, जिसमें एक लीडरशिप रोल है पाकिस्तान का, कलीदी रोल है, उसमें स्ट्रक्चरली अपने इमेज को, स्ट्रक्चरली अपनी पोजीशन को तब्दील कर लिया। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट स्टोरी फॉर पाकिस्तान। ऑल पाकिस्तानीज including myself, you and Junaid should all be proud of this fact कि हमने ये किया। इसका क्या मतलब है? आज पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है, not of border issues, बट एक फ्रंट लाइन स्टेट है ऑफ अ मीडिएटर और एक मिडिल सॉफ्ट पावर की तरह उभर के आया है। अब इसका ये मतलब बहुत से लोग निकालना चाह रहे हैं कि जी इससे हम कोई इकोनॉमिक फ़ायदा भी उठाएं। देखिए इकोनॉमिक फ़ायदा क्या है, मैं जब व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू लिव इन दुबई, और उस वक्त हम ये सुनते थे कि आई यूज्ड टू लिव इन कराची, उस वक्त हम ये सुनते थे कि कराची इज़ द पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे ईस्ट से सामान आएगा जिसको ट्रांसशिपमेंट कहते हैं और वहाँ जाए। आहिस्ता आहिस्ता व्हाट आई हर्ड वाज कि ये दुबई बना और फिर यूएई के बाकी ममालिक बने और वकार जो कराची का था वो डिप्लीट होता रहा। आज फोर्स हुआ, जब उधर से सामान नहीं ट्रांसशिपमेंट हो रही थी तो हमने यहाँ से ये शिफ्ट, गवादर से भी हुआ, बिल्कुल, तो गवादर से। एक तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। फिर पाकिस्तान क्या बन सकता है? पाकिस्तान कैन बी, जिसे कहते हैं ना, एग्रीकल्चर से पाकिस्तान का जो रिफॉर्म है वो शुरू होगा। ये मैं क्यों कहता हूँ कि आप एग्रीकल्चर की फूड बास्केट बन सकते हैं इन सब ममालिक के लिए। दैट्स अ स्टोरी दैट यू कैन राइट। आई मीन रियल स्टोरीज लिखनी पड़ेगी ना। पैसा तब आएगा पाकिस्तान में, ये याद रखिए कि पाकिस्तान में सिर्फ 1.5 से 2 अरब डॉलर की नेट FDI आती है। इसको समझने की कोशिश करें, ऐसा क्यों है? बावजूद इसके कि हमने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, प्रोजेक्ट रख दिए, ये इसलिए कि जब तक अपना घर नहीं ठीक करेंगे, खित्ते में अगर सबसे महंगी बिजली आप बनाते होंगे तो कैसे कोई आकर इन्वेस्ट करेगा? और उसके बाद 6 घंटे की लोड शेड कर रहे होंगे। तो बात एनर्जी से शुरू हुई, एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत, और जहाँ पर हम एक अच्छी सिफारतकारी कर रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान अपने आप को मनवा रहा है और बड़े अच्छे मौके थे, अगर फाइनेंशियली भी हम अपने आप को मजबूत करते हैं या इससे फ़ायदा हासिल करते, वहाँ पर अगर हम लोड शेडिंग कर देंगे, इतनी एनर्जी क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा होगा, तो कोई भी इन्वेस्टर या पाकिस्तान का हो या पाकिस्तान से बाहर का हो, पाकिस्तान की तरफ रुजू नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसके लिए इकदाम बर वक्त होने चाहिए। अभी पॉलिसीज़ को तरतीब देना होगा, हमारी गवर्नमेंट्स इदारों को भी। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना है आप, और बड़े अच्छे मशवरे उन्होंने दिए हैं। अगर हुकूमत हमारी सुन ले और हुकूमत हमारी इन पर मशवरे कर ले, इस पर अमल कर ले, तो यकीनी तौर पर हम इन क्राइसिस से निकल सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात होगी हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और आपको बताएं कि महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में 19 अप्रैल तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी है, और इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जो कि मैं सुबह से देख रही थी। हवाएं रात से बल्कि चल रही हैं और बारिश के इम्कानात बड़े ही वाजे हैं। इसके साथ ही साथ लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी के हदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा हैं आफ्ताब जहां, उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद का शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है।
तो आफ्ताब बताइएगा, इस वक्त बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं आपके अकब में भी, जुड़वा शहरों का मौसम कैसा है और कब तक कैसा रहेगा? बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात की जानिब से एक और बारिशों के स्पेल की पेशगोई की गई है, जिसमें कहा यह गया है कि 17 से 19 अप्रैल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। हेल स्ट्रॉम के हवाले से भी पेशगोई की गई है और साथ साथ ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और इंतबाह भी जारी किया गया है कि मुख्तलिफ जो इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो सकता है और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर किया गया है। और साथ साथ ये जो स्पेल है, क्योंकि इस वक्त जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है उनको खासा इससे नुकसान पहुंच सकता है, तो किसानों को भी इंतबाह जो है वो जारी किया गया है कि वो तमाम तर अपनी जो एहतियाती तदाबीर है वो इस हवाले से इख्तियार करें, क्योंकि ये जो नया स्पेल है इसमें खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, मैदानी और पहाड़ी इलाकों में 17, 18 और 19 यानी 3 दिन ये जो बारिशें हैं ये जारी रहेंगी। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में भी 3 दिन और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी 3 दिन बारिशें जारी रहेंगी। जबकि इस्लामाबाद और गिरदोनवा के हवाले से यही पेशगोई की गई है कि यहाँ पे भी 3 दिन ये बारिशें जारी रहेंगी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में... बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहां। इस्लामाबाद का मौसम बहुत खूबसूरत है और ऐसा ही मौसम जो है वो हम पूरे पंजाब में देख रहे हैं। तो हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इरफान वर्क साहब, डेप्यूटी डायरेक्टर मेट हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको। इरफान वर्क साहब, आप क्या कहते हैं, ये स्पेल कब से शुरू होगा, कब तक जारी रहेगा और कितनी शदीद बारिशें या आंधी तूफान आने की पेशगोई की जा रही है? देखें जी, ये स्पेल जो है ये शुरू हो चुका है। इसने बलाई इलाकों में, बाद इलाकों में बारिश की है, जैसे कि कलाम में जो है वो 15-16 मिलीमीटर बारिश जो है ना वो हो चुकी है। इसके अलावा चित्राल में भी हुई है, दीर में भी बारिश रिकॉर्ड हुई है और इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश हुई है। आइंदा ये 2 रोज जो है ना ये स्पेल जो है ये हमारे जो बलाई इलाके होंगे इनमें मौजूद रहेगा। ख़ास तौर पे जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे, जिसमें कोहस्तान, दीर, स्वात और बटग्राम के इलाके, इसके अलावा चित्राल में भी, और जो कुरम और वजीरस्तान का पार्ट है उसमें भी जो है ना वो बारिश होगी। इस दौरान में बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गिलगित में भी बारिश है, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में भी बारिश होगी, इसमें कश्मीर के भी इलाकों में बारिश है। इसके अलावा अभी जो इस्लामाबाद रावलपिंडी है ब्रेक आया हुआ है ये, लेकिन यहाँ पर दोबारा से बारिश हो सकती है और खिता पठवार में भी बारिश है और बलाई पंजाब के बाज़ इलाकों। एक तो ये कि इससे टेम्परेचर कितना गिरेगा, क्योंकि हम पिछले 2-3 दिन से शिद्दत से गर्मी महसूस करना शुरू हो चुके थे और हमने जहन बना लिया था कि वो जो पिछली फोकास्ट थी जो 14 से 17 तक आना था बारिशों का सिस्टम, वो कहीं दरमियान में रह गया या पहुंच नहीं पाया। तो एक तो ये कि इससे टेम्परेचर कितना गिरेगा, और पिछली जो फोकास्ट थी वो क्लाइमेट चेंज है, इस वजह से हतमी तौर पर कुछ भी कहना जो है वो उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। देखिए, जो महकमा मौसमियात ने जो वेदर एडवाइजरी जारी की ये 16 से 19 के दरमियान में की। इसके अलावा जो है कोई ऐसी वेदर एडवाइजरी महकमा तो मौसमियात की तरफ से जो है वो जारी नहीं की गई। ताहम जो है ये वाला जो स्पेल है ये 16 से 19 तक रहेगा। तो जो आपने कहा टेम्परेचर्स की, तो टेम्परेचर में इस तरह है कि जो हमारे बालाई इलाके होंगे यहाँ पर बादल रहेंगे, टेम्परेचर में कदरे बेहतरी रहेगी, जबकि आपके जनूबी इलाके जो होंगे ख़ास तौर पे सिंध के और रहीम यार खान और इसके गिरदोनवा के जितने भी इलाके होंगे यहाँ पर टेम्परेचर बदस्तूर जो है ना वो आपको गर्म ही मिलेगा। यानी ये टेम्परेचर्स जो है वो यहाँ पर नॉर्मली भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो ऐसी शिद्दत रहेगी। ताहम इन इलाकों में, बाज़ इलाकों में जो है वो गर्द आलूद हवाएं जो है ना वो गर्मी की वजह से चल सकती हैं। जी अच्छा, इससे किसानों को कितनी मुश्किलात होंगी वर्क साहब, क्योंकि इस वक्त गंदम की कटाई का मौसम है और मैंने खुद भी गंदम की कटाई के लिए जाना है, तो ये भी बता दीजिएगा कि कहीं फसलें उड़ तो नहीं जाएंगी या फिर जो मशीनें लगनी है, थ्रेशर्स लगने हैं किसानों के, उनको कोई परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है इस मौसम में? देखिए, ये वाला जो स्पेल है ये 18 और 19 को जो है ना ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये आज है और कल है, और इसमें जो हमारे ख़ास तौर पे क्योंकि जनूबी पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में गंदम की कटाई हो चुकी है,
जबकि जो हमारे भलाई पंजाब के इलाके हैं, जिसमें लाहौर के गिरदनवा के जितने भी इलाके और इसके अलावा सियालकोट के गिरदनवा के जो हैं इलाके, यहाँ पर अभी जो है ना वो कटाई होनी है। उनको एहतियात करनी चाहिए, इसमें काट के खुला ना रखें। बिल्कुल सही, काट के खुला ना रखें जिससे नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया। इरफान विक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और 16 से 19 तक ये है और एक बारिशों का सिस्टम दाखिल हो चुका है और हम रात से इसके असरात भी देख रहे हैं। और इशारा आपने तो बताया नहीं कि पार्ट टाइम आप ये काम भी कर रही हैं? नहीं, ये काम बड़ा अच्छा है, बैकअप तैयार होना चाहिए, हालात अच्छे। मेरी अपनी ससुराली जो फसल है वो कटाई के लिए तैयार है, इसलिए मैं तो पिकनिक के लिए जा रही हूँ वहाँ पर देखने के लिए भी। तो जो फोरकास्ट है उसको देखते हुए तमाम किसानों के लिए भी एग्जैक्टली, और जो कि ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनके लिए भी एडवाइजरी है, एहतियात बरतें। अब आ जाते हैं अब अपने दूसरे टॉपिक की जानिब। और जनाब, ये सबका घर का मसला है, चाहे बच्चे हैं बड़े हैं, इसका शिकार हो चुके हैं। वो डिजिटल दौर जिसकी हम बात करते हैं, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, स्क्रीन्स बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। और एक नई तशवीशनाक इस्तिलाह इसमें सामने आई है जिसे वर्चुअल जो है ऑटिज़म कहा जाता है। अब ये वर्चुअल ऑटिज़म है क्या और ये किस तरह से आपके बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं? मेरे साथ बैठे बच्चे जो हैं ये भी शिकार हो चुके हैं, तो किस तरह से बच्चों को निकाला जाता है? जिन बच्चों की तरफ आप इशारा कर रही हैं इनका वक्त निकल चुका है, अब इनके ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो हमारे बच्चे हैं, जो नई जनरेशन हमारा मुस्तकबिल है, उनको हम कैसे बचा सकते हैं? साइकोलॉजिकल जो मामलात हैं वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं? तो हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर ब्रिटिश सोसाइटी माहिर नफ्सियात मलिहा लतीफ़ साहबा। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। और मलिहा साहबा, ये जो मामला है तकरीबन जिस तरह शाल भी कह रही थी कि कहानी घर घर की है, हर घर में अब तो बल्कि बच्चे के साथ साथ बड़े भी, और बड़ों को देख के ही बच्चे अडॉप्ट करते हैं। हम अपनी जान छुड़वाने के लिए, या बहुत सी जो मदर्स हैं क्योंकि उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, वो वक्ती तौर पे उसका सहारा तो ले लेते हैं, चाहे वो टैब्स हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हैं, लेकिन फिर वो एक आदत में तब्दील हो जाता है। और वर्चुअल ऑटिज़म ये फिर उसकी शक्ल कैसे अख्तियार करता है, अगर आप रोशनी डाल सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि वर्चुअल ऑटिज़म जो है ना, ये रिलेटिवली एक नई सी टर्म है। 2018 के बाद से इधर इसके बाद बारे में पता चला, वो है यही कि जब आप एक्सेसिव डिजिटल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, आप स्क्रीन टाइम में बहुत ज़्यादा हैं, वेदर उस पर आप कार्टून देख रहे हैं, राइम्स देख रहे हैं, कोई भी कंटेंट अगर देख रहे हैं बच्चे, तो वो जो है ना वो वर्चुअल ऑटिज़म इसलिए कहलाया जा रहा है कि उसका कॉज जो है ना वो स्क्रीन टाइम है जिसकी वजह से आ रहा है। यूजली के अराउंड 3 ईयर्स 4 ईयर 5 ईयर्स अर्ली एज में आप स्टार्ट कर देते हैं, एंड वैसे किसी टाइम भी स्टार्ट करें तो ये इसका इफ़ेक्ट्स आते हैं। और ये जो आपका ट्रेडिशनल ऑटिज़म है ना, उससे डिफरेंट एक कंडीशन है। अच्छा। सिम्टम्स आपके वही होंगे, ऑटिज़म लाइक होंगे, कम्युनिकेशन का, सोशल इंटरेक्शन का डेफिसिट होगा, आपके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होंगे, फिक्सेशंस हो जाएंगी, आई कांटेक्ट नहीं होगा, आप अपनी दुनिया में मगन होंगे, एक जो 2 वे कम्युनिकेशन है वो कट ऑफ हो जाएगी। उसका रीज़न ये कि आप हर वक्त एक स्क्रीन के साथ जुड़े हुए हो, तो वो जो दूसरी एक रियल ह्यूमन बीइंग का एक एक्सपीरियंस है, आपका इंटरेक्शन है, वो आपकी लाइफ से निकल जाता है। मलिहा साहिबा, ये सिर्फ टैब्स यूज़ करने से, फ़ोन यूज़ करने से, या टीवी स्क्रीन जो कि आपसे काफ़ी डिस्टेंस पर होती है वो यूज़ करने से भी बच्चे उसी तरह से ऑटिज़म का शिकार होते हैं? ऐसा ही है। टीवी कंपैरेटिवली ये कि एक डिस्टेंस है तो आपको उसकी रेज इफेक्ट नहीं करेंगी, बट जब हम वर्चुअल ऑटिज़म की बात करें तो बच्चे को अब्जॉर्ब कर रहा है, बच्चे का उतना खास किस्म का कंटेंट है मलिहा साहबा कुछ जिसके इसको ज़्यादा अफेक्ट करता है? क्योंकि बच्चों का तो हम ये भी माजी में देखते हैं कि कोको मेलन बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, तो उसमें जो बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होती हैं वो कहा जाता है कि ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो ख़ास कंटेंट है या जो आजकल कोई भी रील्स या डिजिटल मीडिया पे जो भी आप देख रहे हैं उसके असरात इसी तरह से वर्चुअल ऑटिज़म की सूरत में दिखाई देंगे बच्चों पे? बिल्कुल, कोई भी चीज़ आपको इफेक्ट करेगी। अच्छा। देखिए, इसमें कोको मेलन जो है ना, कार्टून में बच्चे को ट्रैक करते हैं। कोई भी कार्टून आप ले लें, आप टॉम एंड जेरी पकड़ लें, उसमें लाइट है, फ्लैशी लाइट्स हैं, स्पीड बहुत है, कलर्स हैं, ये आपको ट्रैक करते हैं। दिस कैन बी रील्स, दिस कैन बी राइम्स, पोएम्स हो सकती हैं। कुछ कंटेंट है जो बड़ा यूज़फुल भी होता है, ऐसी बात नहीं कि नॉट ऑल बैड, वो दिखाया जा सकता है। एग्जैक्टली, हाँ, लेकिन उसके अंदर जैसे एक आई डोंट नो, मुझे नाम मेंशन करना चाहिए, लेकिन मिसेस रेचल का ही प्रोग्राम है, वो बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट में बड़ा इफेक्टिव होता है। तो बच्चे वहाँ से लैंग्वेज पकड़ रहे हैं, वर्ड्स पकड़ रहे हैं, इंटरेक्शन सीख रहे हैं, एक माँ और बच्चे की इंटरेक्शन के ऊपर जैसे कंटेंट है। बट मोस्टली कंटेंट जो है वो कोको मेलन हो जाए या कोई भी और कार्टून फॉर दैट रीज़न है, वो आपको डैमेज कर रहे हैं। कार्टून के अलावा इट कैन बी एनीथिंग। आप एड्स, कुछ बच्चे एड्स को ही देखते जाएंगे एडिक्टिवली, क्योंकि एड्स भी बड़े फ्लैशी होते हैं, जंपी होते हैं, हाई साउंड होती है,
तो बच्चे उसको भी अगर बहुत ज़्यादा देखेंगे तो उनके अंदर भी वो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। अच्छा मलिहा साहब, शॉर्ट वीडियो जिसको शॉर्ट्स हम कहते हैं, जो कि इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पर भी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद होती हैं। अब बच्चे उनको बहुत ज़्यादा देखने लग गए हैं। अब वो फ्यू सेकंड्स की होती हैं, 1 मिनट की होती है, वो उसके बाद नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट। अब बच्चों के माइंड भी उसी तरह से एक के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ रहा है, दूसरे के बाद तीसरी, और उनका माइंड भी एक ही टाइम के ऊपर 10 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर कई सारी चीज़ें जो है वो एकदम से देख रहा है और रीड कर रहा है। वो कितना अफेक्ट करती हैं हमारे बच्चों के ज़हन? बहुत ज़्यादा। वो जो आपके ये फोकस कंसंट्रेशन के इश्यूज़ हैं ना, जब बच्चा स्कूल गोइंग एज में आ जाता है तो आपका डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गई हैं। वो इतना फ्लैशी, इतना स्पीड, जबकि बच्चे का कंसंट्रेशन स्पैन ही नहीं है। पेशेंस बच्चों के बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि एक पे एक बच्चा एक रील कंप्लीट नहीं देखेगा और आगे स्क्रॉल कर देंगे। तो पेशेंस नहीं है, फोकस नहीं है, बिकॉज माइंड इतना स्टिमुलेट हो गया है कि माइंड को हर वक्त नया कंटेंट, नई चीज़ चाहिए। बच्चा बोर हो जाता है। हम देखो आजकल छोटे बच्चे बहुत कहते हैं बोर हो रहे हैं। हम लोग कभी ऐसे नहीं कहते थे, आप लोगों ने भी कहा होगा। अब जो बच्चे हैं ना बहुत बोर होते हैं, बिकॉज उनकी लाइफ की माइंड की एडिक्शन ही है कि लाइफ इतनी ही तेज़ हो। उन्होंने एक और ही दुनिया अडॉप्ट कर ली है। अच्छा, उसके क्या मुख्तलिफ मराहिल हैं या अक़साम हैं वर्चुअल ऑटिज़म की, फेजेस हैं जिसके अंदर अडॉप्ट बच्चा जो उसका शिकार हो जाता है, या ये किसी को भी मुकम्मल तौर पे उसका शिकार कर देता है? और उसका ट्रीटमेंट का फिर तरीका डॉक्टर साहब क्या हो सकता है? अलामात क्या होते हैं जिसको देख के हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये आपका बच्चा जो है ये नॉर्मल इसकी एक्टिविटीज़ नहीं है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? देखिए, एक तो जो ऑटिज़म जो एक ट्रेडिशनल टिपिकल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, वो ऑटिज़म और वर्चुअल ऑटिज़म में सिम्टम्स बहुत आपको सेम मिलेंगे, लेकिन ये अलग चीज़ें हैं। ये अलग चीज़ें हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि जो डेवलपमेंटल है ना, वो जेनेटिक उसकी रीजंस हैं, जेनेटिक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। एनवायरमेंटल हैं जो कि आपकी प्री नेटल स्टेज में आपके फैक्टर्स आ गए हैं प्रेगनेंसी में, जो आजकल कहा जाता है द फूड वीट, जो सारी एनवायरमेंटल हैं, वाईफाई का इस्तेमाल, माइक्रोवेव का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं प्रेगनेंसी में भी एंड अर्ली एज के बच्चे के उसमें भी। वर्चुअल के अंदर डिफरेंस ये होता है कि उसमें कोई जेनेटिक रीजंस नहीं होते हैं, और बच्चा वो जो ट्रेडिशनल है ना, वो 2 to 3 ईयर्स में सामने आ जाता है। वर्चुअल 3 से 4 साल 5 साल की उम्र में एक बच्चा एक्सेसिव यूज़ करे, उस टाइम भी वो फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। फीचर्स ये होंगे, आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करेगा, आपको लगेगा कि डिस्कनेक्टेड है, सोशल इंटरेक्शन नहीं, बच्चों से खेलना आता ही नहीं है, दोस्ती करना नहीं आती है, फ्रेंडशिप्स ही मेंटेन होती हैं, स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर्स में आप इन्वॉल्व हो जाते हो। सो उसमें ये है कि आप जब इस चीज़ का अगर हम कहें कि कैसे टू गेट रिड ऑफ इट करना है, आप उस जितना आप स्क्रीन टाइम को उनका ग्रेजुअली कम कर देंगे या अब्रप्ट भी कम कर देंगे, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपनी लाइफ में आ जाता है, नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाता है। वर्चुअल ऑटिज्म का बच्चा कितने टाइम में नॉर्मल डिपेंड करता है कि कितना देखा है, क्या किया, बट विद इन मंथ्स वीक्स आपको विद इन अ मंथ ही आपको दिखना शुरू हो जाता है एंड ग्रेजुअली आपको और ज़्यादा बेहतरी नज़र आना शुरू होती है, बच्चा वापस रूटीन में आ जाता है। बिकॉज स्क्रीन पे हैं तो ह्यूमन इंटरेक्शन ब्रेक हो गया, तो जैसी स्क्रीन आपकी ख़त्म हो गई, ह्यूमन इंटरेक्शन आपकी इंक्रीज़ होएगी, आप अपनी चीज़ों में वापस तो ऐसे बच्चों का जो है वो नॉर्मली बिहेव भी बड़ा अजीब किस्म का होता है, बैठे बैठे रोना शुरू कर देना, किसी भी ऐसी नॉर्मल सी बात के ऊपर आप इशू क्रिएट कर देना, ये भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि आपका बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। यूजुअली रोना तब आता है अगर स्क्रीन छीनी जाती है, विदड्रॉ की जाए, अदरवाइज रोना इतना नहीं आता, हाइपर एक्टिविटी ट्रिगर होती है। स्क्रीन से जो एक और एडिशनल है, हाइपर एक्टिविटी बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, बैठे बैठे करेंगे, बॉडी रॉकिंग ऑटिज्म का एक फीचर है, उसके अंदर वो चीज़ें होंगी, बच्चा अपने नाम पे बुलाते रहेंगे, पास है, हेयरिंग बिल्कुल ठीक है, नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बिकॉज इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है बच्चा। और आपकी मेंटल हेल्थ के साथ, आपकी मेंटल ग्रोथ के साथ आपकी फिजिकल ग्रोथ भी अफेक्ट करती है बच्चे की इससे? फिजिकल ग्रोथ, आईसाइट वगैरह पे इफेक्ट आ रहा है। ईटिंग हैबिट्स आपकी? ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, आप खा नहीं रहे। अगर आजकल तो एक ट्रेंड है, मैं अक्सर मेंशन करती हूँ कि ये खाना आता है टेबल पे और मदर्स जो है ना अपने स्केप के लिए एक स्क्रीन ले आती हैं, स्क्रीन लाओ 2 बच्चे 3 बच्चे उसके बगैर कुछ खा नहीं पाते, खाते हैं, बच्चा स्क्रीन नहीं देते तो बच्चा खाता नहीं, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हम सब लोग स्क्रीन के साथ नहीं खाया, हाँ आज के दौर में स्क्रीन है, बच्चा एक एडिक्टिव है, तो मदर्स की एफर्ट रिक्वायर्ड है, बट वो मदर्स जो एफर्ट करती हैं उनके बच्चे तो बच गए। वो मदर्स जो जान चुराती हैं कि बच्चा स्क्रीन के बाद करता नहीं, ये एक्सक्यूज़ है
इसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो एक जान छुड़ाने की, स्केप की बात है। बच्चा एक्सेसिव ईटिंग कर जाता है, स्क्रीन के आगे बैठ के आप एक्सेसिव खाते हो, और बच्चों में ओबेसिटी का रीज़न भी यही हो रहा है कि बच्चे ज़्यादा खाते जाते हैं, बैठे हैं खा रहे हैं एंड दे आर गेनिंग वेट। बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने चीज़ ऑब्जर्व भी की है डॉक्टर साहिबा, मलिहा साहिबा, कि मैंने अपने ही बेटे को, पहले वो स्क्रीन टाइम उसका काफ़ी था, गेम्स भी खेलता था, मैंने उसको वो सारी चीज़ों से हटाया है। अब वो खुद ही पेपर पेन लेकर बैठ के ड्राइंग कर रहा है, वो कलरिंग कर रहा है। अब वो साइकिलिंग की तरफ उसका बड़ा वो होता है कि मैं साइकिलिंग करूँ, मैं घर बनाऊँ, मैं ये करूँ। अब वो डिफरेंट तरीके से प्रिटेंड करता है, और अब उसका मेरे साथ लगाव या मोहब्बत भी डबल हो गई है, उसकी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो ज़्यादा हो गई है, डबल बल्कि हो गई है। तो ये चीज़ें जो हम अपने बच्चे को शायद अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या फिर बच्चे को उस वक्त नॉर्मल करने के लिए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इसके नुकसानात हैं और हम शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो अभी से अगर छोटा बच्चा है, जैसे कि हम ना छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो पैदा हुए हैं, रो रहे हैं, उनको भी कुछ 6 महीने साल का भी नहीं हुआ, तो हम उन्हें स्क्रीन सामने लगा कर दे देते हैं कि बच्चा अच्छा ये देखता रहेगा, और हमें ये लग रहा होता है कि बच्चा हमारा खुश है, हैप्पी है, वो खेल रहा है, लेकिन हम उसे कहीं ना कहीं ऑटिज्म का शिकार खुद ही कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है, यही हो रहा है। तो इसका तरीका इलाज थेरेपी मुमकिन है, स्पीच थेरेपी है, बच्चे के को माहिर नफ्सियात के पास ले जाना ठीक रहेगा, या फिर जिस तरह आपने कहा स्टार्ट में कि सिर्फ उसका टीवी जो है वो कम करवा दिया, स्क्रीन टाइम कम करवा दिया जाए, यही एक तरीका जो है वो बेहतरीन रहेगा। डिपेंड करता है कि कितना डैमेज हो चुका है। अगर तो बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि एक तो अलग थलग रहना शुरू हो गया है, तो आप विड्रॉ कर लें स्क्रीन को। स्क्रीन जैसे विड्रॉ होगी और आपको लग रहा है कि वो इंटरेक्शन बढ़ गया, आपके माँ को हक कर रहा है, बच्चा बच्चों से खेलना पसंद कर रहा है, मीन्स के बच्चा फ़ाइन, और स्पीच आ गई है, स्पीच डिले होता है, ये सबसे बड़ा एक सिम्टम है। और जब परेशानी की बात होती है कि बच्चा बोलता ही नहीं है, स्पीच कहीं रह जाती है क्योंकि इंटरेक्शन। बट अगर आपको लगता है कि स्पीच डेवलप नहीं हो रही है, तो फिर स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उनके सेंसरी नीड्स भी बच्चे की डेवलप हो जाती हैं। तेज़ लाइट को, साउंड्स को बच्चा रिएक्ट करता है, तो उसके लिए फिर थेरेपी जो है ना वो आपको बहुत हेल्प करती है, वो ही हेल्प करती है। इनफैक्ट खुद से चीज़ें ठीक नहीं। थेरेपीज में क्या क्या होता है? बहुत से लोग हैं जिनकी शायद एक्सेस मुमकिन ना हो पाती हो साइकोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास, जो गांव देहातों में भी रहते हैं, उनकी भी रहनुमाई हो सके डॉक्टर साहब, अगर वो खुद से कर सकें, क्या ये पॉसिबल होगा? देखिए, सबसे उसमें फिर यही है कि खुद बच्चे से बातचीत शुरू करें। स्पीच के लिए तो बेहतर है कि बच्चे से जितनी बात करेंगे बेहतर होगा, उतना ही इंटरेक्शन बढ़ेगी, आई कॉन्टैक्ट उसको वक्त दें, उसको जो वक्त दें, जो सुनेगा वो बोलेगा, जब सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, नंबर 1। दूसरे के बच्चे को बिठा के काम कराएं। काम में जैसे आप कह रही हैं, कलरिंग करे, ब्लॉक्स बनाए, मिट्टी से खेले, कलर से खेले, पानी से खेले, बच्चे को टाइम दें, तवज्जो दें, ताकि बच्चा उन चीज़ों के ऊपर आए और उस अपने एक ह्यूमन एनवायरनमेंट में भी एडजस्ट करने की कोशिश करे। अदरवाइज़ वही ये देहातों जो उनकी बातें जहाँ नहीं, बट अब तक आजकल तो देहातों में भी इंटरनेट और हर चीज़ है कि माएँ वहाँ से भी कितना कुछ सीख सकती हैं और सीखती हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं जिन्होंने घर बैठे बच्चों से बहुत काम कर लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आगाज़ में बात कर रहे थे कि बड़े बच्चे से मुराद मेरी कि बड़े लोग भी इसमें एडिक्ट हो चुके हैं, फ़ोन के, टैब्स के, टीवी स्क्रीन्स के, जिसकी वजह से रिश्तों में भी बिगाड़ पैदा होता है, बहुत सारी उलझनें पैदा होती हैं, और या फिर आप अपनी फैमिली को उस तरह से टाइम नहीं दे पाते, अपने बच्चों को स्पेशली। आप बच्चा आपका कोई आके आपको कोई बात कर रहा है, बार बार कर रहा है, और पेरेंट्स, माँ या बाप उसको तवज्जो ही नहीं दे रहे, उसकी बात नहीं सुन पा रहे, ये भी बच्चों के बिहेवियर पर बड़ा असरअंदाज होता है। तो क्या हम बड़ों को भी वापसी उनकी भी मुमकिन हो सकेगी, उनको भी वापस लाया जा सकता है? थेरेपी उनका भी हल है या फिर कोई और तरीक़ाकार भी? बड़ों को तो थेरेपी की ज़रूरत नहीं होगी। बड़े हो गए, आपकी स्किल डेवलप हो गई, डेवलपमेंटल स्टेजेस पे गुजर गई, अब आपने अपने आप को खुद से मॉडिफाई करना है। बिकॉज बड़ों में रिलेशनशिप्स बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, कि हस्बैंड वाइफ्स के हो रहे हैं, पेरेंट और बच्चों के हो रहे हैं। आप किसी गैदरिंग में चले जाओ, किसी शादी पे, किसी इवेंट पे चले, हर कोई अपने टाइम में बैठा है, तो ह्यूमन इंटरेक्शन इफेक्ट हो रही है। बट ये तो आपके अपने कंट्रोल में है, आपने खुद से कट डाउन करना है। फिर जैसे एक्सरसाइज करनी है, जिम करना है, वॉक करनी है, डाइट करनी है, उसी से इसी पे भी खुद ही से मॉनिटर करना है। बड़ों को मेरे ख्याल में दुआओं की ज़रूरत है, या फिर उनके ऊपर जुर्माने किए जाए, क्योंकि हम डंडे के आगे उम्मीद तौर पे सीधे हो जाता है ना, तो इसके लिए भी जुर्माना होना चाहिए कि जो घर से एंटर होते हुए एक जगह बना दी जाए जहाँ पे मोबाइल जमा। बिल्कुल, तो ये हम सीएम साहिबा से गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर कोई कानून पास किया जाए, और अगर किसी का फ़ोन रखवाया जाए, बिल्कुल, तो वो फ़ोन जो है मांगे भी नहीं। ये भी तो होता है ना कि आप लड़ पड़ेंगे इस बात पे कि जी मेरा फ़ोन मुझे वापस चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिहा लतीफ़ साहिबा मौजूद थी, और
अब जाते जाते, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो हम अगर पाकिस्तान सुपर लीग 11 की बात ना करें तो ये ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि इतना शानदार इवेंट चल रहा है। बहुत सारी टीमें अपनी जी जान से कोशिश कर रही हैं इस इवेंट को अपने नाम करने की, और कुछ टीमें जो है वो हार से हमकनार होने की भी कोशिश बिल्कुल। और जाते जाते आपको बताते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में एक अहम मैच में जहां हैदराबाद किंग्स मैन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और रावलपिंडी को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इस कामयाबी के साथ नाज़रीन हैदराबाद किंग्समैन ने इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह अपने नाम कर ली है, और ये वही किंग्समैन है जो कि मुसलसल हार रही थी, अब मुसलसल जीत रही है, तो बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्टली। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो रावलपिंडीज़ की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है, उन्हें मुसलसल छठी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तो पिंडीज़ बॉय को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी अगर उन्हें मैच जीतना है। और अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, कराची किंग्स को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त भी दी है। अब ये कंपैरेटिवली जो टीमें पहले नहीं हार रही थी, जो टीमें मुसलसल हार रही थी, वो टीमें उन्होंने अपना वापसी उन्होंने की है जीत के साथ, और जो टीमें जीत रही थी वो वापस हारना शुरू हो गई हैं। तो ये क्या चल क्या रहा है, टीमें किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, जीत इसका हिस्सा है, और अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे, यकीनी तौर पे अपनी खामियों पे आप काम करेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर रहेगी। हम इसी तरह से ज़बरदस्त मैचेस चलते रहें और हम आपको उनका अहवाल बताते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।